ही आसमान में बिजली कड़की अर्नब अग्निहोत्री उस खून के दरिया से बाहर निकल आया। ये कहानी एक डाक जौने की है, इसका हीर ठंडा और बेरहम है। ये किसी साधु संत की कहानी नहीं है, इसमें कोई घुटनों पर झुकी हुई औरतें नहीं है, हीरो बहुत ही ज्यादा हिंसक है। यह एक महान डेमन किंग की शहर में वापसी की कहानी है। शायद इस किताब में वो सब कुछ है जो आप चाहते हैं। कमजोर दिल वाले इस कहानी को न सुने और न ही नैतिकता के पुजारी। इस गड्ढे में गिरने से पहले अच्छी तरह सोच ले कि क्या आप वाकई यह कहानी सुनना चाहते हैं। अध्याय एक इंसानी दुनिया में वापसी। धरती और आकाश अभी अभी खुले थे और लाखों जीव फल फूल रहे थे। उथल-पुथल भरा इतिहास अंतहीन समय में ज्वार की लहरों और पहाड़ों के ढहने की तरह बहता चला गया। इंसान सिर्फ एक जिंदगी के लिए जीते हैं, पतझड़ में घास और पेड़ों की तरह जन्म से लेकर बुढ़ापे तक और आखिरकार सूखी हड्डियों में बदल जाते हैं। यही नश्वर भाग्य है। प्राचीन काल में बीमारियों से ग्रस्त सम्राटों ने स्वर्ग की पूजा करके अमरता की तलाश की, अनंत जीवन की खोज की, फिर भी आखिर में वे सिर्फ पीली मिट्टी में दफन हो सके। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मौत, ये नश्वर लोगों के दुख हैं और कोई भी इस लोहे के कानून को नहीं तोड़ सकता। ध्रुवगिरी पर्वत दुनिया के 8 महान अजूबों में से एक, जो भारत की सीमाओं के भीतर स्थित था, शान से खड़ा था। इसकी ढलानें दीवारों की तरह चिकनी और सीधी थी, जहां न तो पंछी रहते थे और न ही जानवर अपने निशान छोड़ते थे। किसी आम इंसान के लिए इसकी चोटी पर पहुंचने के बारे में सोचना भी एक ख्याली पुलाव था जो इस पर्वत के एक्सट्रीम खतरे को बताता था। ध्रुवगिरी पर्वत की चोटी पर उत्तर की हवा बर्फ की तरह चुभ रही थी। अर्नब अग्निहोत्री ने नीचे बादलों के विशाल समंदर को घूरा। उसकी आंखों में एक अजीब सा अकेलापन और उतार चढ़ाव भरा था, जैसे दुनिया में अब कोई भी चीज उसे हिला नहीं सकती थी। वक्त बीतता जाता है, साल गुजरते जाते हैं। 4 साल बीत गए। क्या तुम मुझे अभी याद करती हो, या शायद तुमने सोच लिया होगा कि मैं पीली मिट्टी में दफन हो गया। अर्नब अग्निहोत्री के सीने में एक बहुत बड़ा राज दफन था। वह असल में ल्यूकेमिया का एक टर्मिनल पेशेंट था जिसका मरना तय था, लेकिन 4 साल पहले उसने इस भीड़-भाड़ वाले शहर को छोड़कर ध्रुवगिरी पर्वत का रुख किया था, इस उम्मीद में कि वह अपनी नाजुक जिंदगी को यहीं खत्म कर देगा। लेकिन किस्मत ने उसे एक मौका दिया, एक सीलबंद दरवाजा खोला जिसने उसे आज तक जिंदा रखा। नहीं, सिर्फ जिंदा नहीं रखा। जैसे जैसे 4 साल बीते, अर्नब ने कुछ चीजें पाई और कुछ खो दी। उसने ताकत हासिल की और जो उसने खोया शायद वो उसका कभी दयालु दिल था। जो भी चीजें जन्म लेती हैं उन्हें मरना ही होता है। आज अर्नब अग्निहोत्री अपने कोकून को तोड़कर एक तितली बनने के लिए आजाद हो रहा है और एक बार फिर इंसानी दुनिया में कदम रखेगा। बूम गड़गड़ाहट जैसे ही अर्नब की आवाज गूंजी, आसमान में बिजली कड़कने लगी। बादलों के बीच हजारों बिजलियां कौंध गईं और ध्रुवगिरी पर्वत की गहराइयों से अनगिनत जानवरों की दहाड़ें गूंज उठी, मानो वे अर्नब की कसम के गवाह बन रहे हों। तूफानी बादल इकट्ठे हुए, आसमान पर बिजली का राज था। अर्नब ने आगे कदम बढ़ाया, खालीपन में अनगिनत लहरें फैल गईं और वह रोशनी की एक लकीर में बदलकर ध्रुवगिरी पर्वत के ऊपर से गायब हो गया। ठंडी हवा चल रही थी और बर्फ तेजी से गिर रही थी। ये दिसंबर की सर्दियां थी। सड़क पर पैदल चलने वाले कम थे और गाड़ियां तो और भी कम, लेकिन एक अकेला साया भारी बर्फबारी के बीच आगे बढ़ रहा था। उड़ते हुए बर्फ के फाहे लगातार अर्नब के बालों पर गिर रहे थे। उसका दुबला पतला शरीर लगातार आगे बढ़ता रहा जब तक कि वह एक हॉस्पिटल के सामने आकर रुक नहीं गया। जयपुर सिटी फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल। एक सफेद बैकग्राउंड पर काले अक्षरों वाला साइन बोर्ड अर्नब की नजरों में आया। 4 साल और मैं इस जगह पर वापस आ गया हूं। अर्नब धीरे से बुदबुदाया, उसकी आंखों में एक कड़वाहट तैर गई। 4 साल पहले इसी हॉस्पिटल में उसे एक लाइलाज बीमारी का पता चला था। उसने अपने परिवार की सारी जमा पूंजी इलाज पर खर्च कर दी, सिर्फ अंत में एक निश्चित मौत का डायग्नोसिस पाने के लिए। अर्नब को अपनी मां की निराश नजरें, अपने भाई की कसकर भींची हुई मुट्ठियां, अपनी बहन की आंसुओं से लाल आंखें और अपने पिता द्वारा लाया गया वो ठंडा बेरहम खत साफ-साफ याद था। उसी दिन अर्नब रात के अंधेरे में हॉस्पिटल से गायब हो गया था, क्योंकि वह अपने परिवार के सामने मरना नहीं चाहता था, उन्हें अपने लिए दुखी नहीं करना चाहता था। पुरानी जगह पर लौटने पर चीजें बदल गई थी, हालांकि लोग वही रहे। 4 साल बीत चुके थे, कोई नहीं जानता था कि उसने क्या अनुभव किया है, कि वह ब्लड सी और बाइगू से चलकर जिंदा लौटा है। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे वह दूसरों के साथ साझा नहीं कर सकता था। ब्लड सी में भटकना, सारी उम्मीदें, टूटी हुई जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करना, खंडहरों और साइलेंट एनाइलेशन के बीच फिर से जिंदा होना, खून, ताजा खून, दुखद रूप से सुंदर। अर्नब के ख्याल धुंधले हो गए। 4 साल की वो आजमाइश एक खूनी बुरे सपने जैसी लग रही थी। वह अपनी यादों में गहराई से डूब गया। उसके चेहरे के भाव कभी तड़प उठते, कभी खूंखार हो जाते, जब तक कि अचानक एक आवाज ने उसे तेजी से हकीकत में वापस ला दिया। अरे नौजवान, इस ठंडे मौसम में बाहर मत खड़े रहो। क्या तुम्हें किसी तरह की परेशानी है? 50 की उम्र के एक बुजुर्ग आदमी ने, जो सिक्योरिटी की यूनिफॉर्म पहने हुए था, रिसेप्शन रूम का दरवाजा खोला और तेजी से अर्नब की तरफ बढ़ा। अंकल जी, क्या मैं पूछ सकता हूं कि डॉक्टर प्रिया शर्मा यहां है? अर्नब ने पूछा। तुम डायरेक्टर प्रिया शर्मा की बात कर रहे हो? गेटकीपर ने कहा और अर्नब को रिसेप्शन रूम की तरफ खींच लिया और दोनों ने कमरे में घुसकर बाहर की ठंडी हवा और बर्फ से खुद को बचाया। अंकल जी, क्या आप प्लीज मेरे लिए डॉक्टर प्रिया शर्मा से कांटेक्ट कर सकते हैं? अर्नब सीधे मुद्दे पर आया। ठीक है, 1 मिनट रुको। बुजुर्ग आदमी ने ज्यादा देर नहीं लगाई और सीधे डेस्क पर रखे फोन को उठाकर नंबर डायल करना शुरू कर दिया। डायरेक्टर के ऑफिस में प्रिया शर्मा अपने हाथ में एक मेडिकल केस देख रही थी जब उनके बगल में रखा फोन बजा और उन्होंने उसे उठा लिया। हेलो डायरेक्टर प्रिया, एक नौजवान आपसे मिलने आया है। उसका नाम क्या है? क्या उसका कोई अपॉइंटमेंट है? हॉस्पिटल की चीफ फिजिशियन होने के नाते प्रिया शर्मा को हर दिन कई पेशेंट्स के परिवारों से निपटना पड़ता था, इसलिए उन्हें इस बात पर कोई हैरानी नहीं हुई कि कोई उनसे मिलने आया है। तुम्हारा नाम क्या है? फोन के दूसरे छोर से बुजुर्ग आदमी की आवाज आई। अर्नब अग्निहोत्री। अर्नब, जिसका मतलब समंदर, और अग्निहोत्री जो आग से जुड़ा है। क्लिक। अचानक प्रिया शर्मा के हाथ से कांच का कप चुपचाप फर्श पर गिर गया, टूट गया और उन्हें पूरी तरह से स्तब्ध छोड़ गया। हेलो हेलो डायरेक्टर प्रिया, क्या हुआ? बुजुर्ग आदमी ने फोन के दूसरे छोर से पूछा। नहीं, ये नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन है। उसे मेरे पास देखने आने दो। प्रिया शर्मा ने कसकर अपने होंठ भींच लिए। उसकी आवाज रुक रुक कर आ रही थी। अगर कोई ध्यान से सुनता तो उसे उसकी आवाज में एक जबरदस्त सदमा महसूस होता। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं थी कि प्रिया शर्मा इतनी हैरान थी, क्योंकि वह एक तस्वीर को कभी नहीं भूल सकती थी। 4 साल पहले हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटा एक लड़का, जब उन्होंने पहली बार उसका नाम पूछा था तो उसने ठीक इसी तरह जवाब दिया था। आंटी, मेरा नाम अर्नब अग्निहोत्री है। अर्नब, जिसका मतलब समंदर, और अग्निहोत्री जो आग से जुड़ा है। एक लाइलाज बीमारी का पता चलने पर जिंदगी के आखिरी मोड़ पर वह लड़का सिर्फ 14 साल का था। फिर भी उसने मुस्कान के साथ जिंदगी और मौत का सामना किया, एक ऐसी चीज जो हर बड़ा आदमी आसानी से नहीं कर सकता, जिसने प्रिया शर्मा पर एक गहरी छाप छोड़ी थी। दुख की बात है कि एक देर रात वह लड़का हॉस्पिटल से भाग गया और उन्होंने फिर कभी उसके बारे में नहीं सुना। प्रिया शर्मा साफ समझ गई थी कि वह लड़का अर्नब बस यह नहीं चाहता था कि उसका परिवार उसे अपनी जिंदगी के आखिर में तड़पते और मरते हुए देखे। ये नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन है। उस लड़के को तब लास्ट स्टेज कैंसर था। 4 साल बाद वह तो कब का जा चुका होगा। तब अर्नब की अटेंडेंट फिजिशियन होने के नाते कोई भी उसकी मेडिकल कंडीशन को उनसे बेहतर नहीं जानता था और उन्हें पूरा यकीन था कि वह लड़का बहुत पहले ही दफनाया जा चुका था। लानत है, यह मजाक बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। तुम जो भी हो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। साफ था, एक मरे हुए बच्चे का नाम लेकर मजाक करना प्रिया शर्मा जैसे प्रोफेशनल के लिए एक नाकाबिल माफी गलती थी। प्रिया शर्मा ने अपने गुस्से को दबाया। उनका चेहरा सख्त था, क्योंकि वह दूसरे शख्स के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उनके कसकर पकड़े हुए पेन ने उनकी बेचैन भावनाओं को जाहिर कर दिया। थप थप थप। दरवाजे पर दस्तक की आवाज आई और प्रिया शर्मा की आवाज उभरी, थोड़ी बर्फीली, अंदर आ जाओ। दरवाजा खुला और अर्नब अंदर आया। जब उसने प्रिया शर्मा का जाना पहचाना चेहरा देखा तो उसके होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। हेलो प्रिया आंटी, आप इतने सालों बाद भी उतनी ही खूबसूरत हैं। हम। प्रिया शर्मा जो गुस्से से जल रही थी, अर्नब के इस तरह बुलाने से चौंक गई और फिर ठंडेपन से बोली, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारा मजाक बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। और प्लीज मुझे आंटी मत बुलाओ, तुम इसके काबिल नहीं हो। प्रिया शर्मा का रवैया बहुत रूखा था, जिससे अर्नब को पता चल गया कि शायद कोई गलतफहमी हुई है। क्या आप सच में मुझे नहीं पहचानती? अर्नब ने हल्की सी त्योरिया चढ़ाकर पूछा। मैं तुम जैसे किसी को कैसे पहचान सकती हूँ? हम तुम कौन हो? प्रिया शर्मा उसे डांटने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अर्नब के नैननक्श को ध्यान से देखा, उनके दिल में एक बेहद जानी पहचानी सी भावना उमड़ पड़ी और वह अपना वाक्य पूरा नहीं कर पाई। 4 साल पहले आप मेरी चीफ फिजिशियन थी। जैसे 9 आसमानों से बिजली गिरी हो या ब्लड सी की विशाल लहरें उफन रही हो। जब अर्नब ने ये शब्द कहे, प्रिया शर्मा अपनी कुर्सी पर पूरी तरह से सुन्न हो गई। उनका शरीर कांप उठा, उनके होठों का रंग उड़ गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस नौजवान का चेहरा लगातार अतीत के उस लड़के के साथ मिल रहा था और प्रिया शर्मा को अपनी सांसें तेज करने में पूरा 1 मिनट लग गया। बैंक। प्रिया शर्मा का चेहरा राख जैसा हो गया। उन्होंने अचानक अपने हाथ डेस्क पर पटके और खड़ी हो गई। नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन है। वो बच्चा मर चुका है, मर चुका है। प्रिया शर्मा कांप रही थी, लेकिन अर्नब की तरफ उनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ खौफ था। बोलो, आखिर तुम कौन हो? इस पर प्रिया शर्मा हिस्टेरिकल हो गई, क्योंकि एक डॉक्टर के तौर पर वह जानती थी कि इतनी गंभीर लाइलाज बीमारी वाला कोई शख्स किसी भी हालत में जिंदा नहीं बच सकता था। प्रिया शर्मा के पीले पड़े चेहरे को देखकर अर्नब की आंखों में लाचारी का भाव दिखा।
वह जानता था कि किसी भी आम समझ वाले इंसान के लिए उसका दोबारा दिखना यकीनन एक हलचल पैदा कर देगा। वाकई कोई ऐसा शख्स जो 4 साल पहले यकीनन मरने वाला था, अभी जिंदा कैसे हो सकता है? अर्नब ने एक आत्मतिरस्कार वाली मुस्कान दी, फिर आगे कहा, मैं मरा नहीं, मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूं और मैं बस यही चाहता हूं कि आप मुझ पर यकीन करें। इस अकाट्य हकीकत का सामना करते हुए प्रिया शर्मा के पास उस पर यकीन करने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन इस अचानक हुई घटना ने उनकी समझ को पूरी तरह से उलट दिया था। कई मिनटों के बाद ही वह अपने होश कुछ हद तक वापस ला सकी। इस दौरान अर्नब ने उन्हें परेशान नहीं किया, साफ तौर पर प्रिया शर्मा को स्थिति को स्वीकार करने का समय दिया। क्या तुम सच में छोटे अर्नब हो? कोई भूत नहीं भूत। अर्नब मन ही मन बुदबुदाया और उसके दिमाग में खून से लथपथ डरावनी आकृतियां कौंध गईं। उसकी आंखों में तिरस्कार की एक झलक दिखी, लेकिन जल्दी ही छिप गई। प्रिया आंटी, मैं यकीनन कोई भूत नहीं हूं। मैं ये पूछने आया हूं कि क्या आप मेरी मां का अभी का पता जानती हैं? अर्नब शहर वापस आ गया था और स्वाभाविक रूप से अपने पुराने घर गया था, लेकिन वह जगह पहले ही तोड़ी जा चुकी थी और यहां तक कि उसकी मां का फोन नंबर भी बंद था। तभी उसे प्रिया शर्मा का ख्याल आया, जो इस मौजूदा स्थिति का कारण बना। अब प्रिया शर्मा पूरी तरह से शांत हो चुकी थी और अर्नब के जिंदा होने की हकीकत को धीरे-धीरे स्वीकार कर चुकी थी। तुम्हारे कई साल पहले गायब हो जाने से तुम्हारी मां गहरे सदमे में थी। मैं तुम्हारी मां के साथ टच में रहती थी, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि वह कहां हो सकती है। प्रिया शर्मा ने हल्की सी त्योरियां चढ़ाकर कहा। ये खबर सुनकर अर्नब की आंखों में निराशा की एक झलक कौंध गई। अगर प्रिया शर्मा को भी उसकी मां और छोटे भाई बहनों के बारे में नहीं पता था, तो वह उन्हें कैसे ढूंढेगा? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे दिल्ली में राठौर खानदान के पास जाना पड़े? राठौर खानदान, हाँ, तथाकथित राठौर खानदान के बारे में सोचते ही अर्नब मन ही मन हंसा और जब उसकी आंखें झपकी तो उनमें खून की एक लकीर गुजर गई। हाँ, अब याद आया। अचानक प्रिया शर्मा हैरानी से चिल्लाई, उनके चेहरे पर थोड़ी उत्तेजना थी। उस साल तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी मां ने शांति घाट में तुम्हारे लिए एक समाधि बनवाई थी। हर साल तुम्हारे जन्मदिन पर वो यकीनन वहां जाती थी। मेरी समाधि। अर्नब ने हर शब्द साफ-साफ कहा। फिर उसने अपनी आंखें हल्की सी बंद कर ली, जैसे ही उसकी मां की तस्वीर उसके दिमाग में उभरी और उसका शरीर अनजाने में कांप गया, जिससे आसपास की जगह में एक घुटन भरा तनाव पैदा हो गया। अर्नब हमेशा याद रखेगा कि 5 साल की उम्र में उसे और उसकी मां को राठौर खानदान के दरवाजे से बाहर निकाल दिया गया था। उस साल उसके छोटे भाई और बहन सिर्फ 3 साल के थे। इन सालों में उसने पूरी तरह से देखा था कि उसकी मां ने कितनी तकलीफें सही थी। अपने 4 साल के गायब रहने के दौरान अर्नब सिर्फ कल्पना कर सकता था कि उसकी मां के लिए उसके भाई और बहन की देखभाल करना कितना मुश्किल रहा होगा। राठौर खानदान, बेहतर होगा कि तुम दुआ करो कि मैं अपनी मां को ढूंढ सकूं, वरना। अर्नब के मुंह के कोनों पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। उसकी आवाज शांत थी, फिर भी यह एक बेहद भयानक एहसास दे रही थी, जैसे कोई सोता हुआ डेमन किंग धीरे-धीरे अपनी आंखें खोल रहा हो। प्रिया शर्मा को नहीं पता था कि यह उनका अपना वहम था, लेकिन जब उन्होंने अर्नब की आंखों में खून की एक पलक झपकते देखी, तो वह अनजाने में कई कदम पीछे हट गई और उनकी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। ये कैसी नजर थी? आखिर छोटे अर्नब ने इन 4 सालों में क्या झेला था? उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, जैसे किसी खाई में गिर रही हो। यही प्रिया शर्मा का एहसास था। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने अर्नब की आंखों में एक खून से लथपथ मंजर देखा है। एक लंबा साया एक सड़क पर चल रहा था, उसके चारों तरफ एक अंतहीन ब्लड सी उफन रहा था, जिसके किनारे हड्डियों के ढेर लगे थे। अनगिनत ब्लड सोल्स कराह रही थी और अंतहीन जीव चीख रहे थे। खून के उत्पलित समंदर के बीच एक शख्स सभी जीवित प्राणियों की तरफ अपनी पीठ करके खड़ा था, हड्डियों के ढेर पर कदम रखते हुए और आखिर में व्हाइट बोन थ्रोन पर चढ़ रहा था। शायद प्रिया शर्मा की घबराहट को महसूस करते हुए अर्नब जल्दी से अपने ख्यालों से बाहर आया और अपनी आभा को पूरी तरह से काबू में कर लिया। फिर प्रिया शर्मा को एक माफी भरी मुस्कान दी। प्रिया आंटी, हम। अर्नब बोलने ही वाला था कि उसकी त्योरियां हल्की सी चढ़ गई और उसकी आंखें दरवाजे की तरफ मुड़ गईं। नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकते। ऑफिस के बाहर से एक हंगामा हुआ, साथ ही एक नस की दर्द भरी चीख भी आई और इससे प्रिया शर्मा का चेहरा भी बदल गया। उन्होंने जल्दी से अर्नब से कहा, छोटे अर्नब, तुम यहाँ एक पल के लिए रुको, आंटी को कुछ काम निपटाना है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। प्रिया शर्मा को जल्दी में जाते देख अर्नब की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं और वह आराम से उनके पीछे चल दिया। हॉस्पिटल की लॉबी। काले सूट पहने कई बॉडीगार्ड्स एक नौजवान आदमी और औरत के चारों ओर खड़े थे, जिससे उनके आसपास की नर्सें और डॉक्टर डरे हुए लग रहे थे, लेकिन फिर भी वे उस नौजवान जोड़े का रास्ता रोके हुए थे। मिस्टर सिंह, आपके भाई को अचानक अस्थमा का दौरा पड़ा था। जब उन्हें यहाँ लाया गया तो उनकी सांसें नहीं चल रही थी। इसका डॉक्टर प्रिया से वाकई कोई लेना देना नहीं है, आप रास्ते से हटो। कुणाल सिंह ने अपने सामने मौजूद ऑन ड्यूटी डॉक्टर को जमीन पर लात मारकर गिरा दिया। उसका चेहरा बेहद काला था जब उसने कहा, मेरे भाई को सिर्फ एक अक्यूट अस्थमा का अटैक आया था, वह इतनी आसानी से कैसे मर सकता है? ये जरूर इस प्रिया शर्मा ने मेरे भाई को मारा है। उसे मेरे सामने लाओ। हम सिंह फैमिली आपके लिए चीजें मुश्किल नहीं करना चाहते। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप समझदारी से काम लेंगे। नौजवान औरत बहुत खूबसूरत थी, महंगे कपड़ों में सजी थी और बहुत नरमी और विनम्रता से बात कर रही थी, लेकिन इस पल उसका आमतौर पर खुशमिजाज चेहरा भी कुछ गंभीर लग रहा था। सिंह फैमिली जयपुर शहर का एक बड़ा घराना, बिजनेस और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में एक लीडिंग फैमिली थी। उनका क्रेशिंग ग्रुप कई इंडस्ट्रीज में फैला हुआ था और जयपुर शहर में यकीनन एक विशालकाय था। यहाँ तक कि ऐसी अफवाहें भी थी कि सिंह फैमिली के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन थे, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई थी। ऑटोप्सी के बाद सिंह भाई बहन स्वाभाविक रूप से जानते थे कि उनके भाई की मौत का प्रिया शर्मा से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन सिंह फैमिली के मुखिया ने अपना प्यारा बेटा खो दिया था और बुजुर्ग आदमी के दुख को शांत करने के लिए भाई बहनों के पास प्रिया शर्मा को बलि का बकरा बनाने के अलावा कोई चारा नहीं था। आम नागरिक सिंह फैमिली के सदस्यों को कैसे उकसा सकते थे? यही वजह थी कि डॉक्टर और नर्सें सिंह भाई बहनों से डर रही थी। मेरे भाई की मौत का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, आप मुझ पर मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में मुकदमा कर सकते हैं। अगर मैं दोषी हूं तो सस्पेंडेड। मेरा डिपार्टमेंट स्वाभाविक रूप से किसी को मुझे गिरफ्तार करने के लिए भेजेगा। प्लीज बिना वजह हंगामा मत कीजिए सिंह फैमिली। प्रिया शर्मा ने सख्ती से चिल्लाते हुए तेजी से हॉस्पिटल की लॉबी में कदम रखा और बिना किसी डर के सिंह भाई बहनों की तरफ देखा। आखिरकार तुमने बाहर आने की हिम्मत की, मेरे साथ चलो। कुणाल सिंह ने लगातार ताना मारते हुए अपने बॉडीगार्ड्स को एक नजर से इशारा किया कि वे उसके बगल वाले शख्स को पकड़ लें। कुणाल सिंह का इशारा मिलते ही कई बॉडीगार्ड्स खतरनाक तरीके से मुस्कुराए और सीधे प्रिया शर्मा की तरफ बढ़े, जिससे कई नर्सों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और सदमे में हांफने लगी। रुको! अचानक एक बुजुर्ग की आवाज गूंजी, जिससे बॉडीगार्ड्स रुक गए और आवाज की दिशा में देखने लगे। साथ ही उनका एक बुजुर्ग आदमी सफेद कोट पहने तेजी से प्रिया शर्मा के पास आकर खड़ा हो गया। वह जयपुर हॉस्पिटल का डायरेक्टर और मशहूर सेंट ऑफ मेडिसिन था। कवया सिंह धीरे से मुस्कुराई और एक कदम आगे बढ़कर बोली, डॉक्टर भाई, आप एक बुजुर्ग हैं और हम युवा पीढ़ी स्वाभाविक रूप से आपकी बेइज्जती करने की हिम्मत नहीं करेंगे। हालांकि मेरे छोटे भाई की मौत डॉक्टर प्रिया से जुड़ी है, इसलिए मुझे डर है कि इस बार हमने आपको नाराज कर दिया है। ये कहने के बाद कवया सिंह ने डायरेक्टर भाई को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसकी आवाज अचानक ठंडी हो गई जब उसने आदेश दिया, आओ डॉक्टर प्रिया को ले चलो और सम्मानित बुजुर्ग डॉक्टर भाई को कोई नुकसान मत पहुंचाना। कवया सिंह का इशारा मिलते ही बॉडीगार्ड्स जरा भी देर करने की हिम्मत न करते हुए सीधे उस शख्स को पकड़ने चले गए। हालांकि डायरेक्टर भाई सम्मानित थे, लेकिन मजबूत बॉडीगार्ड्स का सामना करना उनकी क्षमता से बाहर था और उन्हें तुरंत रोक दिया गया। तुम लोग कानून की धज्जियां उड़ा रहे हो, डायरेक्टर भाई ने गुस्से से निंदा की, लेकिन वह उन खूंखार बॉडीगार्ड्स को नहीं रोक सके। कई बॉडीगार्ड्स का सामना करते हुए प्रिया शर्मा, जो आखिरकार एक औरत थी, पीली पड़ गई, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि अगर उन्हें उनके द्वारा ले जाया गया तो वह शायद सचमुच गायब हो जाएंगी। अचानक एक शख्स प्रिया शर्मा के बगल में आकर खड़ा हो गया। उसने बॉडीगार्ड्स को सिर्फ एक उदासीन नजर से देखा, जिससे वे अपनी जगह पर जम गए। उनसे तेज सांस लेने की एक श्रृंखला निकली, उनके कदम बार-बार पीछे हट रहे थे और उनके मुंह रूप से ताना मारने वाले चेहरे गंभीर हो गए। कातिलाना आभा, एक बहुत घनी कातिलाना आभा। एक साथ यह ख्याल उन बॉडीगार्ड्स के दिमाग में आया। ये कोई आम बॉडीगार्ड्स नहीं थे, जिन्हें सिंह फैमिली के भाई बहनों की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। मिलिट्री स्पेशल फोर्स में सेवा दे चुके और कुछ ने तो युद्ध के मैदान पर भी काम किया था। वे कातिलाना इरादों के प्रति बेहद संवेदनशील थे। उन्हें पूरा यकीन था कि उनके सामने खड़े शख्स ने लोगों को मारा था और सिर्फ एक या दो नहीं, वरना उससे इतनी घनी कातिलाना आभा नहीं निकल सकती थी। इस पल अर्नब चुपचाप प्रिया शर्मा के बगल में खड़ा था। उसका चेहरा भावहीन और शांत था। फिर भी पूरा हॉस्पिटल एक अजीब माहौल में घिरा हुआ था, जैसे कोई चीज हर किसी के दिमाग पर दबाव डाल रही हो, जिससे चक्कर आने जैसा महसूस हो रहा था। छोटे अर्नब, तुम बाहर क्यों आ गए? इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, जल्दी वापस जाओ। प्रिया शर्मा अर्नब के आने से घबरा गई, इस डर से कि कहीं अर्नब भी इस मामले में न फंस जाए। कोई बात नहीं, अर्नब ने धीरे से कहा। लड़के, तुम कौन होते हो? सिंह फैमिली के मामलों में दखल देने वाले कुणाल सिंह का चेहरा काला पड़ गया। उसे अर्नब के बारे में कुछ अजीब महसूस हुआ, जिसने उसके बॉडीगार्ड्स को भी रोक दिया था। तुम जहां से आए हो वहीं लौट जाओ, मुझे उम्मीद है कि तुम इस बात से वाकिफ हो। अर्नब की आवाज बहुत शांत थी, जिसमें कोई धमकी नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, हॉस्पिटल की लॉबी में तापमान थोड़ा कम होता महसूस हुआ।
मिस्टर सिंह, एक बॉडीगार्ड भाई बहनों के पास आया अर्नब को बढ़ती हुई आशंका से देखते हुए। क्या बात है, तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं? कुणाल सिंह ने हल्का सा डांटा। मिस्टर सिंह, मेरी बात सुनिए, ये शख्स असाधारण है, अभी के लिए पीछे हट जाते हैं और मैं बाद में समझाऊंगा, बॉडीगार्ड ने गंभीरता से कहा। एक आदमी से डरने की क्या बात है? कुणाल सिंह ने नाराजगी से इनकार कर दिया। आज पहले ही डायरेक्टर बाई को नाराज कर दिया था, अगर वे अब पीछे हटते तो क्या यही हाल नहीं होती? भाई चलो ब्लैक पैंथर की बात सुनते हैं और पहले चलते हैं। कव्या सिंह ने अपनी भौहें गहरी करते हुए दूर खड़े अर्नब पर एक नजर डाली और कुणाल सिंह से फुसफुसाया। आमतौर पर कव्या सिंह ही उसे सलाह देती थी और कुणाल सिंह अपनी बहन पर बहुत भरोसा करता था। उसकी यह बात सुनकर कुणाल सिंह भी जान गया कि कुछ गड़बड़ है। हम चलो चलते हैं, कुणाल सिंह ने कालेपन से कहा। जाने से पहले अर्नब को खूंखार तरीके से घूरते हुए अपने बॉडीगार्ड्स के साथ चला गया। सिंह भाई बहन आक्रामक तरीके से आए थे, लेकिन एक लड़खड़ाते बात की तरह अचानक चले गए, जिससे हॉस्पिटल में हर कोई हक्का बक्का रह गया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उन्होंने इतनी आसानी से प्रिया शर्मा को क्यों जाने दिया। ये सब हमारे डायरेक्टर बाई के रुतबे की वजह से है। सिंह भाई बहनों को भी हमारे डायरेक्टर से डरना चाहिए। ये तो जाहिर है ना, याद रखो हमारे डायरेक्टर बाई जयपुर के गवर्नर के पुराने स्कूल में थे, यहाँ तक कि ताकतवर सिंह फैमिली को भी हमारे डायरेक्टर का सम्मान करना पड़ता है। जैसे ही सिंह भाई बहन गए, अलग-अलग डॉक्टर और नर्स से जोर-जोर से बातें करने लगी। प्रिया आंटी, ये कौन है? डायरेक्टर बाई प्रिया शर्मा के पास आए हैरानी से अर्नब को देखते हुए। हालांकि वह 60 साल से ज्यादा के थे, लेकिन वह किसी भी तरह से एक बुरे आदमी नहीं थे। उन्होंने सब कुछ साफ-साफ देखा था। अगर सिंह भाई बहन सच में उनका सम्मान करते तो वे किसी को पकड़ने के लिए बॉडीगार्ड्स क्यों भेजते? साफ था उस नौजवान की मौजूदगी का उनके जाने से कुछ लेना देना था। डायरेक्टर बाई, यह मेरा भतीजा है, इसका नाम अर्नब अग्निहोत्री है। खुद को संभालते हुए प्रिया शर्मा ने जल्दी से अर्नब का परिचय डायरेक्टर बाई से करवाया। नौजवान बिल्कुल बुरा नहीं है। डायरेक्टर बाई हंसे और अर्नब के कंधे पर थपकी देने वाले थे, लेकिन अर्नब ने एक तरफ हटकर उनका हाथ टाल दिया, जिससे डायरेक्टर बाई थोड़े शर्मिंदा और जमे हुए रह गए। प्रिया आंटी, मुझे कुछ काम निपटाने हैं, मैं आपसे बाद में मिलने आऊंगा। ये कहने के बाद अर्नब ने डायरेक्टर बाई की तरफ एक नजर भी नहीं डाली और हॉस्पिटल के एंट्रेंस की तरफ चल दिया। छोटे अर्नब, रुको, अफसोस इससे पहले कि प्रिया शर्मा बात खत्म कर पाती, अर्नब हॉस्पिटल की लॉबी में गायब हो चुका था। ओ प्रिया, तुम्हारा भतीजा असाधारण है, मैंने तुम्हें कभी उसका जिक्र करते हुए क्यों नहीं सुना? डायरेक्टर बाई ने अर्नब के जाते हुए शरीर को देखते हुए हल्के से अफसोस जताते हुए कहा। वहां प्रिया शर्मा ने लाचारी से आह भरी समझ नहीं पा रही थी कि डायरेक्टर बाई को कैसे समझाएं। क्या उन्हें ये कहना चाहिए कि अर्नब को 4 साल पहले एक लाइलाज बीमारी का पता चला था, फिर भी वह आज भी जिंदा था? उन्हें डर था कि इस विषय पर बात करने से डायरेक्टर बाई उन्हें पागल समझ सकते हैं। बर्फ से ढकी सड़कों पर 2 लग्जरी सेडान गाड़ियां तेजी से आगे बढ़ रही थी, जबकि आसपास की गाड़ियां एक सतर्क दूरी बनाए हुए थी, इस डर से कि कहीं चिकनी सड़क पर टकरा न जाए। ब्लैक पैंथर, अभी क्या हुआ था और हम पीछे क्यों हट गए? कार के अंदर कुणाल सिंह बेहद नाखुश था और उसने ब्लैक पैंथर से सवाल किया। हालांकि कव्या सिंह ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने भी ब्लैक पैंथर की तरफ देखा। उसकी आंखों में शक की एक लकीर थी। यंग मास्टर, यंग लेडी, मेरी बात सुनिए, अभी जो शख्स था वह बहुत हद तक एक एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट था। अगर हॉस्पिटल में झगड़ा हो जाता तो हम यकीनन नुकसान में रहते, ब्लैक पैंथर ने गंभीरता से कहा। जैसे ही ब्लैक पैंथर के शब्द खत्म हुए, सिंह भाई बहनों ने तेजी से सांस अंदर खींची। उनकी आंखों में खौफ का एक झलका दौड़ गया। क्या वह सच में एक एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट है? कव्या सिंह ने जल्दी से पूछा। मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता, लेकिन क्या आपने महसूस नहीं किया, यंग मास्टर और यंग लेडी, वह शख्स हमारी सिंह फैमिली का सामना करते हुए क्यों नहीं डरा? और जिस पल वह आया, पूरे हॉस्पिटल की लॉबी में तापमान क्यों गिरता हुआ महसूस हुआ? ब्लैक पैंथर ने विश्लेषण किया। ब्लैक पैंथर की याद दिलाने पर सिंह भाई बहनों ने जल्दी से उस मुठभेड़ को याद किया। उनके माथे पर जल्दी पसीना आने लगा। एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट, अगर वह सच में एक एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट है तो हमारा क्या होगा? कुणाल सिंह की आवाज कांप रही थी, उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था और वह अपना वाक्य पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा था। भाई चिंता मत करो, भले ही सामने वाला एक एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट हो, हमारी सिंह फैमिली से भी कोई यूं ही नहीं भिड़ सकता। एक बार हम घर पहुंच जाएं तो हम इस शख्स के बारे में और पता लगाएंगे। और फिर अचानक, इससे पहले कि कव्या सिंह अपनी बात पूरी कर पाती, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारी, जिससे कार कई मीटर तक फिसलती हुई गई और सीधे गार्डरेल से जा टकराई, जिससे सिंह भाई बहन चौंक गए। रामू काका, तुम गाड़ी कैसे चला रहे हो? कुणाल सिंह ने गुस्से से डांटा। ली यंग मास्टर, आगे कोई है? मैं, ड्राइवर ने घबराहट में कहा। कोई है तो क्या फर्क पड़ता है, बस उसे कुचल दो। कुणाल सिंह, जो पहले से ही बुरे मूड में था, इस घटना का सामना करते ही अपना असली असभ्य स्वभाव दिखा बैठा। यंग मास्टर, यंग लेडी, आप ठीक हैं? पीछे चल रही गाड़ी से बॉडीगार्ड्स जल्दी से बाहर निकले। उनमें से कई सिंह भाई बहनों की कार के सामने की तरफ दौड़े। मैं देखना चाहता हूं कि कौन अंधा बेवकूफ सड़क रोकने और मौत को दावत देने की हिम्मत करता है। कुणाल सिंह ने ये कहते हुए कार का दरवाजा खोला और आगे की सड़क की तरफ देखा। वूश वूश वूश, ठंडी हवा गरज रही थी और बर्फ ने आसमान को भर दिया था। एक लंबा साया बर्फीले तूफान के बीच धीरे-धीरे चल रहा था। हवा का सामना करते हुए और बर्फ पर चलते हुए वह धीरे-धीरे आगे बढ़ा। बर्फ बेतहाशा घूम रही थी और चुभती हुई हवा एक खूंखार जानवर की तरह गरज रही थी। हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड सिंह भाई बहनों के दिमाग में गहराई तक उतर गई। सटेप सटेप सटेप, जैसे आत्मा की धूल बज रही हो और एक मातम का संगीत गूंज रहा हो। अर्नब का हरकत ऐसा लग रहा था जैसे अंडरवर्ल्ड का देवता इंसानी दुनिया में चल रहा हो, मानो किसी भी पल सभी जीवित प्राणियों की आत्माओं को काटने के लिए तैयार हो। क्या ये तुम हो? जब अर्नब का चेहरा नजर आया तो भाई बहन सदमे में हाँफ उठे। ब्लैक पैंथर का चेहरा बर्फीला हो गया। उसने जल्दी से अपने कोट से एक हैंडगन निकाली और कई बॉडीगार्ड्स ने भी उसका अनुसरण किया। उनकी काली बंदूकें मजबूती से अर्नब पर तनी हुई थी। दोस्त, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ब्लैक पैंथर का शरीर तनाव में था, उसकी आवाज गहरी और खतरनाक थी। जैसा कि कहा जाता है, हीरे के बिना किसी को चीनी मिट्टी के काम से नहीं उलझना चाहिए। दुश्मन की यहां मौजूदगी साफ तौर पर किसी ने इरादे से नहीं थी। इसके अलावा ब्लैक पैंथर अब पूरी तरह से यकीन कर चुका था कि दूसरा शख्स एक एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट था। सोचकर देखो, वे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे और वो भी ऐसी बर्फीली परिस्थितियों में काफी तेज। फिर भी उस शख्स ने उन्हें रोकने में कामयाबी हासिल कर ली थी। अगर वह एक एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट नहीं था तो ये कैसे मुमकिन होता? अफसोस, अर्नब ने ब्लैक पैंथर के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। अर्नब बर्फीले तूफान के बीच चलता रहा। तेज ठंडी हवा उसके बिखरे बालों को उड़ा रही थी, जिससे उसे एक अलौकिक दूसरी दुनिया की आभा मिल रही थी, जो इंसानों के बीच रहने वाले एक निर्वासित अमर की तरह थी। रुको, अगर तुम नहीं रुके तो मैं कसम खाता हूं, मैं गोली चला दूंगा। जैसे जैसे अर्नब करीब आया, ब्लैक पैंथर का चेहरा खूंखार तरीके से बिगड़ गया। उसकी पीठ पहले ही पसीने से भीग चुकी थी। उसकी बंदूक पकड़े हुए हाथ लगातार कांप रहे थे, क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि वह सिर्फ एक इंसान का नहीं बल्कि एक पौराणिक देवता का सामना कर रहा था। वह दृश्य दबाव उसे ऐसे तड़पा रहा था जैसे उसे पागल कर देगा। बैंग, एक गोली चली, आग की लपटें निकली और इतने जबरदस्त दबाव में पैंथर आखिरकार पूरी तरह से टूट गया। उसने सीधे ट्रिगर दबा दिया। एक नारंगी गोली हवा को चीरती हुई आवाज के साथ अर्नब की तरफ बढ़ी। बैंग बैंग बैंग, गोलियों की आवाज लगातार गूंज रही थी। बर्फीली हवाओं को चीरती हुई न सिर्फ पैंथर को बल्कि दूसरे बॉडीगार्ड्स को भी अभिभूत कर रही थी। हफा हफा हफा, भारी सांसों की आवाज लगातार पैंथर के मुंह से निकल रही थी, क्योंकि वह एक हताश अपराधी की पागल आंखों से लगातार आगे घूर रहा था। क्या वह मर गया? कुणाल सिंह ने पीछे से कांपते हुए पूछा। यंग मास्टर, मिस जल्दी भागो! अचानक पैंथर जोर से चिल्लाया। उसका चेहरा खौफ से भरा हुआ था, क्योंकि उसने एक ऐसा मंजर देखा जिस पर वह यकीन नहीं कर सकता था। उस पल अर्नब हिला नहीं था। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे। वह घूमती हुई बर्फ के बीच खड़ा था। कई नारंगी गोलियां उसके सामने तैर रही थी। एक ऐसा नजारा जो चौंकाने वाला और खतरनाक था। अचानक अर्नब हिला। तलवार जैसी उंगलियों की एक जोड़ी जैद की तरह साफ खालीपन को चीरकर निकली, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी से एक गूंजती हुई झंकार पैदा हुई। अर्नब के सामने तैर रही दर्जनों गोलियां जोर से कांपी। जैसे ही उसकी तलवार जैसी उंगलियां हिली, वे सब पैंथर और दूसरों की तरफ चल पड़ी। पुप्पू पुप्पू, जैसे खोई हुई आत्माएं सिस रही हो, एक दर्दनाक आत्मा काटने वाली गीत जैसा पैंथर की पुतलियां धीरे-धीरे धुंधला गई। उसकी भौहों से खून की एक धार धीरे-धीरे बही, जब तक कि उसका शरीर बर्फीली हवा में गिर नहीं गया, जिसमें जिंदगी के कोई निशान नहीं थे। सिर्फ पैंथर ही नहीं, कई बॉडीगार्ड्स के माथे में बड़े खूनी छेद थे। साफ था कि वे बचाने लायक नहीं थे, उन्हीं गोलियों से मारे गए थे जो उन्होंने चलाई थी। ऐसे मंजर ने कव्या सिंह को चीखने पर मजबूर कर दिया। हालांकि वह बेहद खूबसूरत और बहुत बुद्धिमान थी, लेकिन ऐसे भयानक मंजर का सामना करते हुए वह आखिरकार सिर्फ एक औरत थी। सटेप सटेप सटेप, अर्नब आगे बढ़ता रहा, लेकिन उसका हरकत में ऐसा लग रहा था जैसे वह सिंह भाई बहनों के दिलों पर चल रहा हो। खोई हुई आत्माओं के कदम, मौत के दूध की फसल उन्हें लाचारी के एक जबरदस्त एहसास से भर रहा हो।
तुम और पास मत आना। कुणाल सिंह डर से चिल्लाया, लगातार पीछे हटता रहा, लड़खड़ाता हुआ और बर्फीली जमीन पर गिरता रहा। बस खालीपन में कंपन हुआ, हवा में गूंज हुई और एक कदम के साथ अर्नब सीधे कुणाल सिंह के सामने प्रकट हुआ। नीचे उस आदमी को देखते हुए उसकी आंखों में सिर्फ उदासीनता थी। धूल से धूल तक, मिट्टी से मिट्टी तक, नाजुक जिंदगी आपसे खत्म हो जाओ, अर्नब ने धीरे से कहा। जैसे ही उसकी तलवार जैसी उंगलियां हिली, एक ठंडी रोशनी की लकीर कुणाल सिंह की गर्दन के पास चली गई। उसका शरीर उसके सिर से अलग हो गया, पूरी तरह से खामोश। तुम शैतान हो, हमारी तुमसे क्या दुश्मनी है? तुम हमें क्यों मारना चाहते हो? कव्या सिंह, जिसके बाल एक पागल औरत की तरह बिखरे हुए थे, जमीन पर गिरी हुई पीछे हटती हुई हताशा में अर्नब पर चिल्ला रही थी। मैं अर्नब अग्निहोत्री बिना किसी कारण के मारता हूं। अब तुम अपनी मौत को स्वीकार कर सकती हो, अर्नब ने सपाट तरीके से कहा, अपनी तलवार जैसी उंगलियां उठाते हुए बर्फीली हवा में उस औरत को खत्म करने के लिए तैयार। अर्नब की शांत आंखों को देखते हुए कव्या सिंह को गहराई से महसूस हुआ कि कोई मौका नहीं था कि वह उसे बख्श देगा। जिंदगी और मौत के इस जबरदस्त खौफ का सामना करते हुए वह जोर से चिल्लाई, हताशा में अर्नब से भीख मांगते हुए, मुझे मत मारो, तुम जो भी चाहते हो सिंह फैमिली दे सकती है। पैसा, ताकत, औरतें, या मैं तुमसे शादी कर लेती हूं और पूरी सिंह फैमिली तुम्हारी हो जाएगी। कव्या सिंह की हताश भीख के बीच अर्नब हमेशा की तरह शांत रहा। उसके द्वारा पेश किए गए सौदेबाजी के चिप से अप्रभावित। बस खालीपन में अप्राकृतिक रूप से गूंज हुई ठंडी रोशनी चुभ रही थी। जैसे ही अर्नब की तलवार जैसी उंगलियां नीचे आई, कव्या सिंह का शरीर कट गया, उसका खून छिटक गया और प्राचीन बर्फ को लाल रंग में रंग दिया। उसकी आंखें अविश्वास में खुली रह गईं, इस बर्फीले तूफान में अपनी दुखद मौत को स्वीकार करने में असमर्थ। उदासीनता से मुड़ते हुए, शांत और अविचलित, अर्नब बर्फ के बवंडर के बीच दूर चला गया। उसकी कर्कश आवाज इस दुनिया में गूंज रही थी। सारी दौलत सिर्फ एक गुजरता हुआ बादल है, सारी ताकत एक क्षणभंगुर भ्रम है, सारी औरतें सिर्फ कंकाल की धूल है। मैं अर्नब अग्निहोत्री जो चाहता हूं, तुम संभवतः कैसे समझ सकती हो? रात किसी पर्दे की तरह छाई हुई थी जिस पर टिमटिमाते तारे जड़े हुए थे। गंगा ब्रिज पर खड़ा अर्नब अग्निहोत्री आसमान में चमकते चांद को घूर रहा था। उसकी आंखों में जो खुद तारों की तरह थी, एक हल्की सी धुंध छाई हुई थी। अर्नब उसूलों का पक्का आदमी था, एक ऐसा इंसान जो मेहरबानी का बदला मेहरबानी से और धोखे का बदला तबाही से देता था। जब वो बहुत ज्यादा बीमार था, तब डॉक्टर प्रिया शर्मा ने खुद उसके इलाज के कई सारे बिल माफ कर दिए थे। ये एक ऐसा एहसान था जिसे उसने हमेशा अपने दिल में रखा था। उसे नहीं पता था कि सिंह फैमिली के वो भाई बहन किस तरह के लोग थे, लेकिन अर्नब के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी नजर में सारी मुसीबत की जड़ वही दोनों थे। अगर उन्हें ही पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए तो सारी प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म हो जाएंगी। शायद कुछ लोग अर्नब को एक बेरहम इंसान समझे, लेकिन 4 साल के तजुर्बे ने उसे सिखा दिया था कि जब किसी की पावर इस दुनिया से परे हो जाती है तो सारी साजिशें और चालें एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के सामने महज एक मजाक बनकर रह जाती हैं। ठंडी हवा का एक झोंका आया, अर्नब के बालों को उड़ाते हुए और उसे गहरे ख्यालों से बाहर ले आया। 13 जनवरी, बस 3 दिन और मां, क्या आप सच में आओगी? अर्नब ने खुद से बुदबुदाया। 13 जनवरी को अर्नब का जन्मदिन था। डॉक्टर प्रिया के मुताबिक उसकी मां हर साल उसके जन्मदिन पर उसकी कब्र पर फूल चढ़ाने आती थी और उसे यकीन था कि वो इस बार भी उनसे जरूर मिलेगा। अपने मन में चल रही उथल-पुथल को शांत करते हुए अर्नब ने एक कदम आगे बढ़ाया और गंगा ब्रिज से किसी रोशनी की लकीर की तरह गायब हो गया। उसी समय सिंह फैमिली के भाई बहन की मौत का मंजर बेहद खौफनाक था। पुलिस की गाड़ियों के सायरन की तेज आवाजें गूंज रही थीं और पूरे इलाके को पीले रंग की बैरियर टेप से घेर दिया गया था। कई पुलिस वाले गंभीर चेहरों के साथ लगातार क्राइम सीन की जांच कर रहे थे। कौन मरा है और क्या कोई सुराग मिला? तभी एक पुलिस की गाड़ी घटनास्थल पर आकर रुकी और एक लंबी कदकाठी की महिला कांस्टेबल बाहर निकली। उसकी फॉर्म फिटिंग यूनिफॉर्म उसके कर्वेशियस फिगर को और भी उभार रही थी। उसकी त्वचा बर्फ की तरह गोरी थी, उसके नैन नक्श किसी तस्वीर की तरह खूबसूरत थे और चेहरे पर एक ऐसा भाव था जिस पर मुस्कान शायद ही कभी आती हो। उसे देखकर एक ठंडी मगर दिलकश खूबसूरती का एहसास होता था। चीफ, ये सिंह फैमिली के बच्चे हैं, एक कांस्टेबल ने भारी आवाज में कहा। सिंह फैमिली के कौन से बच्चे? हम कहीं ये वो तो नहीं? इंस्पेक्टर दिव्या चौहान का चेहरा बदल गया और अपने माता के जवाब का इंतजार किए बिना वो तेजी से क्राइम सीन के अंदर चली गई। इस एसएस हत्या के न जाने कितने सीन देखने की आदी होने के बावजूद दिव्या सिंह फैमिली के भाई बहन और कई सिक्योरिटी गार्ड्स के टुकड़े टुकड़े हुए जिस्मों को देखकर अपनी सांस नहीं रोक पाए। वो सब बहुत बुरी तरह से मारे गए थे। ये कई शेंग ग्रुप की सिंह फैमिली के बच्चे हैं, हम अच्छा हुआ छुटकारा मिला। अपने शुरुआती झटके से उबरने के बाद दिव्या चौहान ने ठंडी आवाज में कहा, जिससे पास खड़ा कोरोना भी जवाब देने में हिचकिचाया। सिंह फैमिली बहुत ताकतवर थी और उसके सामने खड़ी इस औरत के अलावा कौन उनकी बुराई करने की हिम्मत कर सकता था? अरेस्ट ऑफिसर दिव्या, ये रही ऑटोप्सी रिपोर्ट, प्लीज एक नजर डाल लीजिए। कोरोना ने एक डॉक्यूमेंट दिव्या को थमाया। जैसे ही दिव्या ने ऑटोप्सी रिपोर्ट हाथ में ली, 5 मिनट गुजर गए। उसकी भौहें कसकर तन गईं और उसने कोरोना की तरफ देखते हुए पूछा, ये कैसे मुमकिन है? तुम्हें यकीन है कि इसमें कोई गलती नहीं है? ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक सिंह फैमिली के भाई बहन की मौत धारदार हथियार के घावों से हुई थी, एक ही झटके में सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। ये बात दिव्या के लिए हैरान करने वाली नहीं थी, बल्कि हैरान करने वाली थी उन कई बॉडीगार्ड्स की बेहद अजीब मौत जो अपनी ही बंदूकों की गोलियों से मारे गए थे। वो बॉडीगार्ड्स रिटायर्ड स्पेशल फोर्स के जवान थे। क्या ये मुमकिन था कि उन्होंने अपनी ही बंदूकें उठाकर एक दूसरे को मार दिया हो? चीफ, ये है रोड की सर्विलांस फुटेज। जैसे ही एक दूसरे कांस्टेबल ने सर्विलांस वीडियो का एक हिस्सा चलाया, दिव्या चौहान और भी ज्यादा बेचैन हो गई। वीडियो में बर्फबारी की वजह से सब कुछ धुंधला था और कातिल का चेहरा पहचानना मुश्किल था। जिस बात ने दिव्या को सबसे ज्यादा डरा दिया था वो ये थी कि बॉडीगार्ड्स के एक साथ गोलियां चलाने के बावजूद वो सब कुछ ही सेकंड्स में जमीन पर गिर गए, जबकि कातिल को एक खरोंच तक नहीं आई। भारी बर्फबारी की वजह से सर्विलांस फुटेज बहुत धुंधली है। हमें नहीं पता कि कातिल ने उन्हें मारने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया और हत्या का हथियार भी मौके पर नहीं मिला। कोरोना ने गंभीरता से अपनी बात पूरी की। क्या सिंह फैमिली को इत्तला कर दी गई है? दिव्या ने ऑटोप्सी रिपोर्ट हाथ से नीचे रखते हुए पूछा। उन्हें खबर कर दी गई है और सिंह फैमिली के मुखिया अपने रास्ते पर हैं, एक कांस्टेबल ने जवाब दिया। चर्रा पुलिस की घेराबंदी के पास से अचानक ब्रेक लगने की तेज आवाज आई। एक आलीशान लिमोजिन का दरवाजा खुला और एक 50 साल का आदमी जो एक महंगा सूट पहने था और जिसके हाथ में ड्रैगन हेड वाली छड़ी थी, कई बॉडीगार्ड्स के साथ बाहर निकला। वो सीधे दिव्या चौहान की तरफ चल पड़ा। हेलो अरेस्ट ऑफिसर दिव्या, मैं अपने बच्चों की लाशें देखना चाहता हूं, विक्रम सिंह ने कहा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन छड़ी पर कसी हुई उसकी मुट्ठी की उभरती नसें उसके अंदर के तूफान को साफ दिखा रही थी। प्लीज। हालांकि दिव्या सिंह फैमिली को पसंद नहीं करती थी, लेकिन एक कांस्टेबल होने के नाते ये उसका फर्ज था कि वो परिवार वालों को मृतकों की पहचान करने दे। जैसे ही विक्रम सिंह अपने बॉडीगार्ड्स के साथ अंदर आया, अपने बच्चों की भयानक मौत का मंजर देखकर उसका शरीर हल्का सा लड़खड़ा गया। उसने खुद को संभाला और अपने सामने पड़ी हर चीज को घूर-घूर कर देखने लगा, जैसे वो उस मंजर को अपने दिमाग में हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहता हो। उफ, विक्रम सिंह ने अपनी ड्रैगन हेड वाली छड़ी का सहारा लिया और एक गहरी सांस ली, फिर दिव्या चौहान की तरफ मुड़कर कहा, 1 महीने में मैंने अपने 3 प्यारे बेटे को दिए हैं। मैं ये केस सस्पेंडेड मिरर डिपार्टमेंट को सौंपता हूं। विक्रम सिंह दिव्या के सामने झुका और फिर अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां से चला गया। उसने दोबारा अपने बच्चों की लाशों की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। विक्रम सिंह की जाती हुई पीठ को देखते हुए दिव्या चौहान की भौहें गहरी हो गई, उसकी आंखों में एक भारीपन तैर रहा था। इस कानपुर का आसमान बदलने वाला है, दिव्या बुदबुदाई। कहते हैं कि काटने वाला कुत्ता भौंकता नहीं, और ये बात विक्रम सिंह पर बिल्कुल सच साबित होती थी। अपने बच्चों के मारे जाने पर भी जो इंसान अपने जज्बातों पर काबू रख सकता था, वो बिना शक सबसे खतरनाक किस्म का इंसान था। आलीशान लिमोजिन धीरे-धीरे सड़क पर बढ़ रही थी। कार के अंदर विक्रम सिंह आंखें बंद करके आराम कर रहा था। उसके होंठ अनजाने में कांप रहे थे और उसके बुरे हाथ ने अपनी ड्रैगन हेड वाली छड़ी को इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि माहौल में एक भयानक तनाव घुल गया था। तेजा को खबर करो, उसे कहो कि मुझसे आकर मिले। विक्रम सिंह ने जब दोबारा आंखें खोली तो उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ा हुआ था, उसकी आवाज में बदले की भूख साफ झलक रही थी। मालिक, आपको ऐसा नहीं करना। पास बैठे बॉडीगार्ड ने चेहरा पीला पड़ते हुए सलाह दी। चुप रहो, मेरी सिंह फैमिली का वंश पहले ही खत्म हो चुका है, अब मुझे किस बात का डर? विक्रम सिंह एक पागल कुत्ते की तरह दहाड़ा, उसकी आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थीं। जी मालिक। गुस्से में आग बबूला विक्रम सिंह के सामने बॉडीगार्ड ने उसे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की और सीधे सैटेलाइट फोन मिला दिया। कानपुर शहर, बईशान शमशान घाट। बईशान शमशान घाट कानपुर शहर के उत्तरी हिस्से में स्थित था, जिसे एक वीरान पहाड़ी को बदलकर बनाया गया था। यहाँ आमतौर पर त्योहारों और खास मौकों पर ही लोगों की भीड़ होती थी, लेकिन अब तो सर्दियों का ठंडा मौसम था और बईशान शमशान घाट में कोई नहीं था। यहाँ तक कि चौकीदार भी अपने घरों में छिपकर ठंड से बचने के लिए गर्म शराब पीना पसंद कर रहे थे। बर्फानी तूफान में कब्रों की कतारों के बीच एक अकेला साया एक खास कब्र की तरफ बढ़ रहा था और आखिरकार उसके सामने आकर रुक गया। अर्नब अग्निहोत्री की कब्र, जिसे शांति अग्निहोत्री ने बनवाया है। कब्र का पत्थर ठंडा और काला था, जिस पर सफेद रंग से लिखा हुआ था। अर्नब खामोशी से कब्र के पत्थर को घूरता रहा, हवा और बर्फ को खुद से टकराने देता रहा, फिर भी वो अपनी जगह पर अड़िग खड़ा रहा।
शांति अग्निहोत्री ये अर्नव की मां का नाम था। कल 13 जनवरी थी अर्नव का जन्मदिन और वो उस कब्र के पत्थर के सामने खड़ा खामोशी से अपनी मां के आने का इंतजार कर रहा था। खून ताजा खून, खूबसूरत और शानदार खून, हड्डियां सफेद हड्डियां, तरह तरह के जीवों की हड्डियां, चीखती हुई आत्माएं, रोते हुए प्राणी। अर्नव खून के रंग का जंग का हथियार लिए खून में नहा रहा था और खूनी नदी में लड़ रहा था। मारो मारो मारो, उसने पहाड़ों को चकनाचूर कर दिया और धरती को चीर दिया। अर्नव आसमान में ऐसे दहाड़ा जैसे वो पागल हो गया हो। मैं कौन हूं, मैं अर्नव हूं, मैं अनडाइंग वेनरेबल हूं। अचानक होश में आते हुए अर्नव हकीकत में लौट आया, केवल ये महसूस करने के लिए कि वो अब उस दरवाजे के अंदर नहीं था। उसने उस जगह को छोड़ दिया था और इस चहल-पहल वाले शहर में लौट आया था। अपने दिल में उठते हिंसक जज्बातों को तेजी से दबाते हुए अर्नव ने अपनी कल्टिवेशन टेक्निक चलाई और खुद को स्थिर किया। पूरे 10 मिनट लगे, जब जाकर उसकी आंखों में भरा खून धीरे-धीरे कम हुआ। यहाँ नेचर की स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद नहीं है, ये जरूर अनडाइंग इमॉर्टल स्क्रिप्चर में बताया गया एंड ऑफ धर्मा ईरा होगा। इस दुनिया में कल्टिवेटर्स का होना नामुमकिन है। अगर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं तो क्या मुझे सच में चुआ शो वाले अर्थ इमॉर्टल रेल्म में जाना होगा? अर्नव ने खुद से बुदबुदाया। उसकी आंखों में एक उलझन भरा भाव था। हालांकि अर्नव जिस कल्टिवेशन टेक्निक की प्रैक्टिस करता था उसे बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत नहीं थी, लेकिन इस दुनिया का एंड ऑफ धर्मा ईरा में होना उसके लिए बेहद नुकसानदेह था। अर्नव ने कुछ देर के लिए अपने परेशान करने वाले ख्यालों को दबा दिया। उसके पास चीजों को एक-एक करके करने के अलावा कोई चारा नहीं था। आसमान की तरफ देखते हुए अर्नव ने देखा कि सूरज निकल आया है और कुछ लोग ईशान शमशान घाट में पूजा करने और कब्रों की सफाई करने आ गए थे, लेकिन उसे अपनी मां की परछाई कहीं नजर नहीं आई, जिससे उसे थोड़ी निराशा हुई। इंतजार, अर्नव बस इंतजार ही कर सकता था। समय तेजी से गुजर गया। अर्नव अपनी ही कब्र के सामने खड़ा रहा, लेकिन उसे अभी अपनी मां की परछाई नजर नहीं आई, जिससे उसका दिल थोड़ा बेचैन हो गया। कदम कदम कदम, अचानक अर्नव के पीछे से कदमों की एक हल्की सी आवाज आई, जिससे उसका शरीर तुरंत अकड़ गया। हालांकि वो पलटा नहीं, लेकिन उसके डिवाइन सेंस ने पहले ही अपने पीछे के इंसान को देख लिया था। एक बुजुर्ग औरत जिसकी कनपटियों पर सफेद बाल थे, आंखों में कोई चमक नहीं थी। उसका चेहरा थोड़ा बुरा लग रहा था, जैसे वो साथ ही वो उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। जब वो अर्नव के पास पहुंची, बीच-बीच में जोर-जोर से हांफ रही थी। साफ था कि उसकी सेहत अच्छी नहीं थी। उस पल ऐसा लगा जैसे समय जम गया हो और आसपास की हर चीज क्रिस्टल की तरह स्थिर हो गई हो। आसमान और धरती पर खामोशी छा गई, सब कुछ पूरी तरह से शांत था। अर्नव की बेरहम आंखों में धीरे-धीरे बदलाव आया। उनमें एक नरमी, एक अपराधबोध का एहसास उभर आया और उसका सदियों पुराना शरीर हल्का सा कांप गया, जो ये साबित कर रहा था कि उसका दिल शांत नहीं था। अगर उस दरवाजे के अंदर के प्राणी अर्नव की ये हालत देख पाते तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाते। अर्नव, जिसे अनडाइंग वेनरेबल के नाम से जाना जाता था, उसने कभी ऐसी कमजोर हालत दिखाई थी। इस पल अर्नव को अपनी मां का सामना करने में डर लग रहा था। गहरा अपराधबोध उसकी आत्मा को खाए जा रहा था। उसे साफ याद था कि उसकी मां इस साल से 38 साल की थी। 4 सालों में वो इतनी बूढ़ी कैसे हो गई, ये यकीनन उसी से जुड़ा था। क्या तुम अर्नव के पुराने क्लासमेट्स में से एक हो? बड़ी अजीब बात है, इतने सालों बाद भी कोई उससे मिलने आता है। अर्नव की मां लड़खड़ाते हुए पास आई। उसकी आवाज कुछ भारी थी और आंखें धुंधली थी। साफ था कि वो अपने सामने खड़े इंसान को पहचान नहीं पा रही थी कि वो उसका बेटा है। अर्नव की मां ने खामोशी से कब्र के सामने से बर्फ साफ की, अपनी टोकरी से मछली करी की एक प्लेट निकाली और खामोशी से उसे कब्र के सामने रख दिया। उनकी आंखें प्यार से कब्र पर टिकी हुई थी। आज अर्नव का जन्मदिन है। मुझे याद है जब वो छोटा था तो उसे मेरे हाथ की बनी मछली करी बहुत पसंद थी। हर साल उसके जन्मदिन पर मैं उसके लिए ये बनाती थी। अर्नव की मां खुद से बुदबुदा रही थी। उनकी धुंधली आंखों से आंसू बह रहे थे। बूम बूम बूम, ऊंचे आसमान में बादलों के भीतर नीले रंग की बिजली लगातार चमक रही थी। हजारों बिजलियां एक दूसरे को काट रही थी। एक अविश्वसनीय रूप से भयानक आसमानी ताकत ने पूरे बेईशान शमशान घाट को ऐसे घेर लिया जैसे कयामत आ गई हो। इस ठंडे सर्दियों के मौसम में ऐसा खगोलीय नजारा अकल्पनीय था, जिससे बेईशान शमशान घाट में पूजा कर रहे लोग डरकर चीखने लगे। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अर्नव का शरीर कांप रहा था। उसकी अपनी ऑरा बेहद क्योटिक हो गई थी। जाहिर है ये भयानक नजारा अर्नव की वजह से हुआ था। एक हेवनली वेनरेट का महान दुख, स्वर्ग और पृथ्वी का पलट जाना, ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी बल्कि एक हकीकत थी जो घट रही थी। मां, मुझे माफ कर दो। गरज और चकाचौंध कर देने वाली बर्फ के बीच अर्नव अपने जज्बातों को रोक नहीं पाया और अपनी मां को कसकर अपने गले लगा लिया। नौजवान, तुमने मुझे कोई और समझ लिया है? अर्नव की मां ने चौंक कर कहा। मां, मेरी तरफ देखो, मुझे ध्यान से देखो, मैं सच में अर्नव हूं, मैं जिंदा वापस आ गया हूं। अर्नव की आवाज बोलते हुए कांप रही थी। जैसे ही अर्नव के शब्द खत्म हुए, उसकी मां ने अपनी धुंधली आंखों को जोर-जोर से मला। जब उन्होंने अर्नव के चेहरे को करीब से देखा तो वो पूरी तरह से दंग रह गई। मैं सपना देख रही हूं? क्या मेरा बेटा मरा नहीं है? अर्नव की मां खुद से बड़बड़ाए, आंसू बेकाबू होकर बह रहे थे। मां, आप सपना नहीं देख रही हैं, मैं सच में मरा नहीं हूं। सालों पहले मुझे एक बहुत ही खास इंसान ने बचाया था, जिसने मेरी बीमारी ठीक कर दी और अब मैं आखिरकार आपसे मिलने वापस आ सका हूं। अर्नव सिर्फ एक छोटा सा झूठ बोल सका, क्योंकि वो अपनी मां को कभी नहीं बता सकता था कि उसने उन 4 सालों में क्या-क्या झेला है। केवल इसी पल जब मां और बेटा गले मिलकर रो रहे थे, अर्नव की मां को आखिरकार यकीन हुआ कि उनका बेटा जो 4 साल से गायब था सच में मरा नहीं था और उनके पास वापस आ गया था। समय तेजी से गुजर गया और अर्नव की मां लगातार अर्नव के पिछले कुछ सालों के अनुभवों के बारे में पूछती रही, जिन्हें अर्नव टालता रहा जब तक कि सूरज ढल नहीं गया और तब जाकर उन्होंने बेईशान शमशान घाट छोड़ा। घर, ये शब्द अर्नव को बहुत दूर का लगता था, इतना दूर की मौत और जिंदगी के बीच संघर्ष के उन 4 सालों में उसने इसकी ख्वाहिश करने की भी हिम्मत नहीं की, जब तक कि वो हेवनली वेनरेट के रेल्म में कदम नहीं रख पाया और उस दरवाजे को नहीं खोला। तब जाकर घर का ख्याल उसके दिल में आया। कानपुर शहर का उत्तरी इलाका एक कच्ची बस्ती। ऊबड़-खाबड़ नीचे घर अंतहीन रूप से फैले हुए थे और ऊबड़-खाबड़ कच्ची सड़कों पर चलना बेहद मुश्किल था। चहल-पहल वाले कानपुर शहर में उत्तरी कच्ची बस्ती वो जगह थी जहां गरीब रहते थे। एक पुराना फ्लैट जिसे देखकर लगता था कि वो पिछली सदी में बना है, उसके जंग लगे लोहे के गेट से पता चलता था कि ये घर सालों से खड़ा है। इसी पल लोहे का गेट खुला। अर्नव की मां के चेहरे पर बेकाबू खुशी छाई हुई थी। वो अर्नव का हाथ पकड़कर अपने घर के अंदर ले गई। एक संकरा आंगन, एक फ्लैट, यही वो नजारा था जो अर्नव की आंखों से टकराया। अर्नव, बेटा, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया होगा है ना? मां तुम्हारे लिए खाना बनाने जा रही है। जैसे ही अर्नव की मां ने बोला, उन्होंने अर्नव को घर के अंदर धकेला और सीधे किचन में रात का खाना तैयार करने चली गई। मां, मेरे छोटे भाई और बहन कहां हैं? जैसे ही अर्नव ने पूछा, उसकी मां का शरीर अकड़ गया। उन्होंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, पहले मां को खाना बनाने दो, हम बाद में बात करेंगे। अपनी मां की जबरदस्ती की मुस्कान देखकर अगर अर्नव ये नहीं समझ पाता कि यहाँ कोई गड़बड़ है तो वो बहुत भोला होता। मां, 1 मिनट रुको। धड़ाम, अचानक बाहर लोहे के गेट से एक दबी हुई आवाज आई, जिसके साथ मर्दों और औरतों की ऊंची आवाजें भी थीं। अरे छोटी, मैं देखता हूं तू कहां भागती है, या तो पैसे वापस कर या मेरे साथ सो। हरामखोर, घटिया इंसान, सोचता है तू मेरे साथ ऐसा कर सकता है? बहुत दूर है तू। ओए, बाहर से एक कोलाहल सुनाई दिया, जिससे अर्नव का चेहरा अचानक बदल गया। उसके मन में एक बहुत बुरा एहसास पैदा हो रहा था। क्या वो लड़की की आवाज? अर्नव की भौहें गहरी हो गई, उसकी आंखों में बड़ी हैरत की चमक थी। अंजलि वापस आ गई है, मैं जाकर देखती हूं। अर्नव की मां ने आभारी सीधे दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए। अंजलि, अर्नव अचानक खड़ा हो गया। आगे बढ़ते हुए एक अजीब सी आवाज हवा में गूंजी, जब वो तुरंत बाहर प्रकट हुआ। अर्नव के घर के बाहर एक जवान लड़की और एक जवान मजबूत आदमी तीखी बहस के बीच में थे। जैसे ही अर्नव की नजर उस लड़की पर पड़ी, उसका दिमाग पल भर के लिए खाली हो गया। सुनहरे बाल, भड़कीले झुमके, भारी मेकअप, पतली जींस, वो पूरी तरह से एक बिगड़ल लड़की लग रही थी। हालांकि अंजलि ने भारी मेकअप किया हुआ था, अर्नव के डिवाइन सेंस के नीचे वो फिर भी उसे अपनी छोटी बहन के रूप में पहचान सकता था। लेकिन अर्नव की याद में उसकी बहन एक कोमल और शिष्ट लड़की थी। वो न सिर्फ एक बिगड़ल लड़की का पहनावा नहीं पहनती, बल्कि वो कठोर शब्द भी नहीं बोलती थी। लेकिन उसने क्या देखा? अंजलि न सिर्फ गालियां बक रही थी, बल्कि उसने उस आदमी के गुप्तांग पर लात भी मारी। एक ऐसा नजारा जिसने अर्नव की भौहों को एक साथ कस दिया। इन 4 सालों में घर पर आखिर हुआ क्या था? अर्नव खामोशी से अपने सामने हो रहे तमाशे को देखता रहा। उसकी बहन को ऐसा नहीं होना चाहिए था। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने अंजलि को इस हाल में पहुंचा दिया? अंजलि, तुम फिर किसके साथ लड़ रही हो? अर्नव की मां शांति देर से पहुंची, उनकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। मां, आप मेरे मामले से दूर रहो। अंजलि की बगावत अपनी मां के आने से कम नहीं हुई, बल्कि वो एक जवान हट्टे के आदमी के साथ धक्का मुक्की करती रही। बुढ़िया बिल्कुल सही टाइम पर आई है। तेरी बेटी पर मेरा जुए का कर्ज है और अगर वो आज पैसे नहीं देती तो तू मुझे अपने सस्ते दामाद के तौर पर कबूल कर ले। उस हट्टे के नौजवान ने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए कहा और अंजलि के साथ धक्का मुक्की का फायदा उठाकर उसके शरीर के नाजुक हिस्सों को छूने लगा। अगर अंजलि का शरीर फुर्तीला न होता तो शायद वो सच में उसका फायदा उठा लेता। एक जवान लड़की एक हट्टे के आदमी का मुकाबला कैसे कर सकती थी? जैसे ही उस आदमी ने अंजलि के दोनों हाथ पकड़ लिया, अचानक एक ठंडी आवाज गूंजी। अगर तुम मरना नहीं चाहती
चाहते तो बेहतर होगा कि उसे छोड़ दो। अर्नव उस हट्टे के आदमी के पीछे खड़ा हो गया था, उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक रही थी। हम अबे कौन है बे तू जो मेरे काम में दखल दे रहा है? उस हट्टे के नौजवान ने रुककर तेजी से अर्नव की तरफ मुड़कर देखा, जिसका पुराना पहनावा और सफेद होते बाल उसकी आंखों में खटक गए। अर्नव जल्दी अंदर चलो, तुम्हारी बहन ये संभाल सकती है। जब अर्नव अचानक प्रकट हुआ तो उसकी मां ठीक से देख नहीं पाई, लेकिन उनकी याद में उनका बेटा हमेशा से शरीफ और शारीरिक रूप से कमजोर था। उसके सामने खड़े इस हट्टे के नौजवान का मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं थी। जैसे ही उनकी बात खत्म हुई उस हट्टे के नौजवान को कोई अफसोस नहीं हुआ, लेकिन अंजलि जो उसकी पकड़ में छटपटा रही थी अकड़ गई। उसकी नजर अनजाने में अर्नव की तरफ घूम गई। पलक झपकते ही एक शाश्वत क्षण, जैसे ही भाई बहन की आंखें मिली अंजलि पूरी तरह से भौचक्की रह गई, जैसे उसकी आत्मा ही खो गई हो। ओए लड़के, मैं तुझसे बात कर रहा हूं, तूने सुना नहीं क्या? अर्नव द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर वो हट्टा-कट्टा नौजवान गुस्से में आ गया। उसने अंजलि को छोड़ दिया और अर्नव की तरफ कदम बढ़ाया। अफसोस इससे पहले कि वो आदमी उस तक पहुंच पाता जो हुआ, उसने अर्नव की मां को बहुत ज्यादा चौंका दिया। कड़ाक अर्नव के जैद जैसे हाथ ने अचानक उस हट्टे के नौजवान का गला पकड़ लिया और धीरे-धीरे उसे हवा में उठा लिया, जबकि उसकी क्रिस्टल जैसी उंगलियां कसती गईं, जिससे उस आदमी के गले से एक तेज आवाज आई। आह नहीं, छोड़ दो। उसका चेहरा लाल और फिर धीरे-धीरे बैंगनी हो गया। हट्टे के नौजवान की आंखें पीछे की ओर घूम गईं। जब वो हवा में बुरी तरह छटपटाने लगा, उसकी चीखें किसी करते हुए जानवर की तरह थीं। सांस लेना मुश्किल हो गया, उसका सिर घूमने लगा और उसकी जीभ अनजाने में बाहर निकल आई। ऐसा लग रहा था कि बस कुछ ही पलों में वो हट्टा-कट्टा नौजवान अर्नव के हाथों गला घुटकर मर जाएगा। अर्नव की आंखों में जानलेवा इरादे की एक झलक कौंधी। उसका हाथ ऐसे कस गया जैसे अगले ही पल उस आदमी को खत्म कर देगा। ठीक उसी नाजुक पल में अर्नव की मां की चीख गूंजी, अर्नव छोड़ दो, वो मर जाएगा। उनकी बात सुनकर अर्नव ने हल्की सी त्योरियां चढ़ाई और अचानक उस हट्टे के आदमी की गर्दन छोड़ दी, क्योंकि वो अपनी मां के सामने किसी को मार नहीं सकता था। ये कुछ ऐसा था जिसे वो कभी स्वीकार नहीं करती। फिर भी जबकि जान बख्शी जा सकती थी, सजा तो मिलनी ही थी। कड़ाक अर्नव ने अचानक उस हट्टे के आदमी का बायां हाथ पकड़ लिया। एक जबरदस्त ताक तुरंत उस पर लागू हुई, जिससे वो मजबूत हाथ किसी लुगदी जैसा हो गया और साथ ही उस आदमी की दर्दनाक चीख निकली। आह मेरा हाथ, मेरा हाथ। वो हट्टा-कट्टा नौजवान बर्फ में बुरी तरह लौटने लगा। उसके हाथ के दर्द से उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। मेरी बहन पर जो कर्ज है उसके पैसे मैं तुम्हें चुका दूंगा, अर्नव ने शांति से कहा, लेकिन याद रखना अगर तुमने उसे परेशान करना जारी रखा तो सिर्फ एक हाथ खोना तुम्हारी सबसे छोटी चिंता होगी। शांत लहजा। हालांकि उस हट्टे के आदमी की रीढ़ में सिहरन दौड़ा गया। कोई कठोर शब्द कहने की हिम्मत न करते हुए वो नौजवान अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करने लगा और दूर भाग गया। साफ तौर पर अर्नव से डरा हुआ था। जैसे ही वो नौजवान चला गया, अर्नव की मां जल्दी से अंजलि के पास पहुंची और बोली, अंजलि तुम्हारा भाई मरा नहीं है, वो अब ठीक हो गया है और वो वापस आ गया है। जल्दी से उसे भाई बुलाओ। उस पल अंजलि अर्नव को घूर रही थी और उसने अपनी मां की बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जबकि अर्नव खामोशी से मिलीजुली भावनाओं के साथ अंजलि को देख रहा था। हाँ भाई, अंजलि होश में आई और एक तिरस्कार भरी हंसी हंसते हुए बोली, मेरा अंजलि अग्निहोत्री का कोई भाई नहीं है। वो किस तरह का भाई है? क्या वो कहलाने के लायक है? अंजलि मुड़ी और अर्नव को दूसरी नजर देखे बिना अपने घर की तरफ चल दी, जबकि उसकी मां निराश दिख रही थी, जैसे उस पल में उनकी उम्र कई साल बढ़ गई हो। अंजलि की जाती हुई पीठ को देखते हुए अर्नव का मन ज्वार की लहरों की तरह बेचैन हो गया और उसके विचार पल भर के लिए एक धुंध में खो गए, जब उसकी बहन के साथ उसके बचपन की यादें उसके दिमाग में कौंध गईं। भाई, मुझे चावल के लड्डू खाने हैं, क्या तुम मेरे लिए कुछ खरीदोगे? छोटी बनाए मासूम आंखों और कमजोर आवाज के साथ नन्ही अंजलि हमेशा अर्नव के पीछे पीछे चलती थी, अपने भाई का हाथ कसकर पकड़े रहती थी और कभी नहीं छोड़ती थी। जैसे ही मंजर बदले और उसके विचार वापस आए, अर्नव ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसे उम्मीद नहीं थी कि 4 साल तक गायब रहने के बाद उसकी बहन जो उस पर इतना निर्भर करती थी, अब उसे पहचानती भी नहीं। अर्नव ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी आवाज कड़वी थी, अंजलि क्या तुम सच में मुझे नहीं पहचानती? इस पर अंजलि चलते चलते रुक गई। उसका शरीर कुछ अकड़ा हुआ था। कई सांसों के बाद वो धीरे से अर्नव को देखने के लिए मुड़ी। तुम जिंदा वापस आ गए हो और तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई है, लेकिन जब तुम 4 साल पहले एक शब्द कहे बिना चले गए थे, तो क्या तुम जानते हो कि हमने इन 4 सालों में कैसे गुजारा किया है? किसी पहाड़ी तूफान की तरह या लहरों के थपेड़ों की तरह अंजलि ऐसे चिल्लाई जैसे वो सालों से जमा हुई सारी नाराजगी निकाल देना चाहती हो। खटाक अंजलि ने जोर से धातु का गेट खोला और जोरदार टक्कर रात में गूंज उठी, जबकि अर्नव की मुट्ठियां धीरे-धीरे कस गईं। उसके जज्बात बुरी तरह से हिल गए थे। तब अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए परिवार ने अपना सब कुछ बेच दिया था। एक मां और 2 बच्चों के साथ अर्नव को आगे सोचने की जरूरत नहीं थी कि पिछले 4 सालों में उनके हालात कितने खराब रहे होंगे। अर्नव, बुरा मत मानना, तुम्हारी बहन मां कुछ मत कहो, ये सब मेरी गलती है, उसे दोष मत दो, सच में उसे दोष मत दो, अर्नव ने कड़वाहट से कहा, अपनी मां को सहारा देते हुए। जब वे अपने घर की तरफ चले, उसने अपने मन में पहले ही कुछ फैसले कर लिए थे। घर के अंदर अर्नव की मां असल में खुद खाना बनाना चाहती थी, लेकिन अर्नव ने उन्हें अंदर आराम करने को कहा, जबकि वो किचन में गया, एप्रन बांधा और रात का खाना तैयार करने लगा। घर खाली-खाली सा था और खाना सादा था। एक पतीले में सादे चावल के अलावा मेज पर मांस का एक टुकड़ा भी नहीं था। लगभग खाली चावल के डिब्बे को देखकर अर्नव समझ गया कि उनका घर कितना गरीब है। खाने की मेज पर अर्नव की मां अंजलि को खाने के लिए बुलाने गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। साफ था अंजलि अर्नव को देखना नहीं चाहती थी, जिससे अर्नव की मां के पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। अर्नव, अभी के लिए कुछ खा लो, कल मां तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा मछली करी बनाएगी, अर्नव की मां ने कहा जब उन्होंने अर्नव के कटोरे में कुछ सब्जियां रखी। अर्नव खामोशी से अपने कटोरे में खाना खाता रहा। उसने 4 सालों में ऐसी गर्मजोशी का अनुभव नहीं किया था और उसने हर निवाला ईमानदारी से खाया, क्योंकि वो आखिरकार अपने परिवार के साथ फिर से मिल गया था। मां, छोटा भाई कहां है? अपनी चॉपस्टिक नीचे रखते हुए अर्नव को अचानक ये याद आया, ये महसूस करते हुए कि जब से वो घर में दाखिल हुआ है, अंजलि तो घर आ चुकी है, लेकिन रवि का कोई अता पता नहीं है। अर्नव का सवाल सुनकर उसकी मां जानती थी कि वो इस विषय से बच नहीं सकती। उन्होंने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा छोटा भाई अब बहुत अच्छी तरह से है। उसे 3 साल पहले अग्निहोत्री फैमिली वापस ले गई थी। अर्नव का चेहरा अचानक सर्द हो गया और उसकी आंखों में हैरत का भाव उभर आया। शांति अग्निहोत्री, जो अर्नव की मां भी थी, अग्निहोत्री फैमिली की महज एक नौकरानी थी, जिन्हें खास तौर पर तीसरे छोटे मालिक की रोजमर्रा की जरूरतों का ख्याल रखने का काम सौंपा गया था। एक रात नशे की हालत में शांति की इज्जत लूट ली गई। जब अग्निहोत्री फैमिली के मुखिया को इस बात का पता चला, तो शांति का पेट धीरे-धीरे फूलने लगा था, जिससे पता चला कि वो अग्निहोत्री फैमिली के खून को अपने घर में पाल रही है। कोई और चारा न होने पर उसे एक रखेल बना दिया गया और अगले 2 सालों में उसने अंजलि और रवि को जन्म दिया, जो जुड़वा बच्चे थे। कोई सोच सकता है कि हालांकि शांति एक नौकरानी की पृष्ठभूमि से थी, अग्निहोत्री फैमिली की संतान के साथ उनका भविष्य का जीवन चिंतामुक्त होना चाहिए था। फिर भी इन बड़े परिवारों में सामाजिक हैसियत मायने रखती है। अर्नव के जन्मदाता पिता, जिन्होंने दूसरे परिवार की अनमोल बेटी से शादी की थी, वो उसे और उसकी मां को कभी कैसे स्वीकार कर सकते थे? जब अर्नव 5 साल का था, तो अग्निहोत्री फैमिली ने एक बहाना बनाकर उसे और उसकी मां को अपने घर से निकाल दिया। यहाँ तक कि 4 साल पहले जब अर्नव एक जानलेवा बीमारी की चपेट में आ गया था, मौत के कगार पर झूल रहा था, तब भी उसके बेरहम पिता ने उस पर एक नजर तक नहीं डाली थी। अर्नव काफी देर तक खामोश रहा, फिर सीधे अपनी मां से बोला, अग्निहोत्री फैमिली में उस औरत के होते हुए वे रवि को कैसे रख सकते थे? अर्नव के सवाल का सामना करते हुए उसकी मां ने खुद का मजाक उड़ाते हुए हंसी और कहा, उस आदमी और उसकी कोई औलाद नहीं है। जैसे ही उसकी मां ने बोलना खत्म किया, अर्नव तुरंत समझ गया, अग्निहोत्री फैमिली दिल्ली का एक बड़ा खानदान था। अग्निहोत्री फैमिली के बुजुर्ग के 3 बेटे थे और अब तक वो काफी बूढ़े हो चुके होंगे। अगर उसके बेपरवाह पिता का कोई वारिस नहीं होता, तो फैमिली हेड के पद के लिए संघर्ष में वो निश्चित रूप से पीछे रह जाते। उस वक्त अर्नव ने स्थिति के कारण और परिणामों को पूरी तरह समझ लिया था। मां, क्या मेरा भाई इन सालों में आपसे मिलने आया है? जिस पल ये शब्द उसके मुंह से निकले, अर्नव को उन्हें पूछने पर पछतावा हुआ। अगर रवि सच में अपनी मां से मिलने आया होता, तो उनका घर ऐसी तंगी में कैसे हो सकता था? जैसा कि अर्नव ने अंदाजा लगाया था, उसकी मां की कड़वी मुस्कान ने जवाब दे दिया। इसने अर्नव के दिल को चीर दिया और उसने धीरे से कहा, मां चिंता मत करो, कुछ ही दिनों में मैं दिल्ली जाऊंगा और अपने भाई को वापस ले आऊंगा। तब हम एक परिवार के रूप में फिर से एक हो सकते हैं। अर्नव के शब्द सुनकर उसकी मां का चेहरा बदल गया और उनकी आंखों में डर की एक लकीर दौड़ गई। उन्होंने जल्दी से अर्नव को चेतावनी दी, अर्नव बेटा रहने दो, हम अग्निहोत्री फैमिली से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, उनसे दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। अर्नव ने खुद से बुदबुदाया, जैसे उसकी आंखों में खून की एक लकीर चमक गई हो। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसकी अग्निहोत्री फैमिली दिल्ली का एक बड़ा खानदान है या फिर वो एंशिएंट मार्शल आर्ट्स की दुनिया से ताल्लुक रखती है। उसके एक हुक्म पर वो उन्हें रात में मिला सकता था। उसने इस भावना को अपनी मां के सामने जाहिर नहीं होने दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो चिंता करे। बस शून्य में एक लहर उठी, जैसे कोई रहस्यमय जगह खुल रही हो और 2 सफेद एलिक्सिर चुपचाप अर्नव के हाथों में आ गए। ये घटना स्वाभाविक रूप से उसकी मां की नजरों से ओझल रही। मां, ये एलिक्सिर मुझे एक असाधारण व्यक्ति ने उपहार में दिए हैं।
ये लंबी उम्र और सेहत देते हैं। आपको और मेरी बहन को एक-एक लेना चाहिए क्योंकि इससे आपकी सेहत को बहुत फायदा होगा। जैसे ही उसने बोला, अर्नब ने एलिक्सिर अपनी मां के हाथ में रख दिए। अच्छा अर्नब बेटा अभी भी बहुत संस्कारी है। उसकी मां ने एलिक्सिर का नाम पूछे बिना उसे तुरंत ले लिया अपने बेटे पर अटूट विश्वास दिखाते हुए। यंगलिंग पिल ये उस एलिक्सिर का नाम था। इसे विभिन्न स्पिरिट एसेंसेस और एक्सोटिक बीस्ट एसेंस ब्लड से बनाया गया था। जो लोग इसका सेवन करते थे वे अपनी उम्र बढ़ा सकते थे, सैकड़ों बीमारियों से बच सकते थे और युवावस्था की जीवन शक्ति फिर से हासिल कर सकते थे। ऐसे एलिक्सिर अर्नब के लिए उसकी स्टोरेज स्पेस में रखी सबसे मामूली चीजें थी। ऐसा इसलिए नहीं था कि वो अपनी मां के साथ कंजूसी कर रहा था, बल्कि ज्यादा शक्तिशाली एलिक्सिर उसके लिए असहनीय होते। अब तक रात काफी गहरी हो चुकी थी। अर्नब की मां ने उसके रहने के लिए एक कमरा साफ कर दिया था और फिर वो अपने कमरे में लौट गई। चांदनी पानी की तरह बह रही थी, तारों ने आसमान को ढक रखा था। कमरे में खड़े होकर अर्नब खिड़की से बाहर चमकीले चांद और तारों को घूरता रहा। उसके ख्याल भटक रहे थे। उसकी मां का बुरा चेहरा, उसकी बहन के हताश आरोप, ये दृश्य अर्नब के मन में गूंज रहे थे। वो जानता था कि उसे क्या करना है अपने सामने की हर चीज को बदलने के लिए। मुझे पैसों की जरूरत है, ये सबसे बुनियादी चीज है, अर्नब ने भौहें सिकुड़ते हुए बुदबुदाया। ब्लड सी बैटलफील्ड में अर्नब को अनडाइंग वेनरेबल के नाम से जाना जाता था। उसके लिए पैसा महज एक मजाक था। उस दरवाजे के पार सिर्फ ताकत का सम्मान किया जाता था। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो उसे जबरदस्ती ले लो, उसे लूट लो। फिर भी चूंकि अर्नब ह्यूमन वर्ल्ड में लौट आया था, वो इस तरह से काम नहीं कर सकता था। ऐसा किसी हिचकिचाहट की वजह से नहीं था, वो बस अपने परिवार की अच्छी देखभाल करना चाहता था। आखिरकार उसे अपनी रुकी हुई कल्टीवेशन के मसले को हल करना होगा और उस दौरान वो किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं करना चाहता था। लेकिन एक खूंखार कल्टीवेटर के तौर पर क्या अर्नब सच में दुनिया का ध्यान खींचने से बच सकता था जैसा कि वो चाहता था? समय तेजी से गुजर गया। अर्नब ने गहराई से सोचा वो अपनी पहली रकम कैसे कमाएगा। एक एलिक्सिर की नीलामी। अर्नब ने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। ये तो छोड़ ही दो कि क्या कोई ऐसी चीज पर विश्वास करेगा। लोगों के बीच सनसनी फैलाने से सिर्फ उसके लिए मुसीबत ही खड़ी होगी। अर्नब ने अपनी मां और बहन को इमॉर्टल कल्टीवेशन के तरीके सिखाने पर भी विचार किया, लेकिन इस दुनिया में स्पिरिचुअल एनर्जी के न होने से यह एकदम से ज्यादा कुछ नहीं था। उसके मौजूदा कल्टीवेशन लेवल को दोहराया नहीं जा सकता था। अपने उथल-पुथल भरे विचारों को दबाते हुए अर्नब ने फैसला किया कि वो कल बाहर जाएगा। उसे विश्वास नहीं था कि एक कल्टीवेटर के रूप में अपनी हैसियत के साथ ह्यूमन वर्ल्ड में थोड़ा पैसा कमाना मुश्किल होगा। अर्नब ध्यान में बैठ गया, अनडाइंग इमॉर्टल स्क्रिप्चर को चला रहा था। हालांकि उसकी कल्टीवेशन एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती थी, फिर भी वो लगा रहा, उम्मीद कर रहा था कि कल्टीवेशन के रास्ते पर उसे रोशनी की एक किरण दिखाई देगी। सिंह फैमिली की हवेली। विक्रम सिंह का चेहरा उदास था जब वो एक आलीशान सोफे पर पीछे की ओर झुका सामने करीब 40 साल के एक अधेड़ उम्र के आदमी को देख रहा था। इस आदमी की त्वचा तांबे के रंग की थी, उसकी तेज तिकोनी आंखों में एक शातिर चमक थी। ये साफ था कि वो कोई शरीफ आदमी नहीं था। ओल्ड ड्रैगन हेड, क्या तुमने तब नहीं कहा था कि तुम बेचून गैंग से हट रहे हो, हमसे सारे रिश्ते तोड़ रहे हो और हमारी ताकत का इस्तेमाल करने की चाहत रखना तुम्हारी बचकानी हरकत नहीं है? उस आदमी ने ताना मारा। तेजा मैं ही था जो तुम्हें गैंग में लाया था। आज तुम जो टॉप पर हो वो कुछ हद तक मेरी वजह से है। चलो मुद्दे पर आते हैं, तुम्हें क्या चाहिए? विक्रम सिंह ने आंखें सिकोड़कर कहा। सिंह फैमिली की दौलत का 80% तेजा ने बेबाकी से कहा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। तुम्हारी तो काफी भूख है, ये पूरे 300 करोड़ रुपए हैं। विक्रम सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया जब वो चिल्लाया। विक्रम सिंह के लाल चेहरे को देखते हुए तेजा ने एक ठंडी हंसी निकाली। ओल्ड ड्रैगन हेड, ये ज्यादा नहीं है। तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हारे बच्चों को मारने वाला कोई मामूली इंसान नहीं है। जब तक कोई एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट न हो, यहाँ तक कि बेचून गैंग भी मेरे नेतृत्व में अगर हमलावर बेरहम निकला तो उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। तेजा, तुम खुद एक एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट हो और डार्क फोर्स के मास्टर हो। हमारी बेचून गैंग कानपुर शहर की टॉप 3 अंडरवर्ल्ड ताकतों में से एक है। अगर हमलावर एक एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट है भी तो ज्यादा से ज्यादा वो तुम्हारे बराबर का होगा, डार्क फोर्स का एक और मास्टर। वो बेचून गैंग के लिए खतरा कैसे बन सकता है? मेरी फैमिली की दौलत का 80% मांगना, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? विक्रम सिंह ने कहा, साफ तौर पर तेजा की शर्तों को स्वीकार करने में संघर्ष कर रहा था। तुम सिंह फैमिली अपना वंश पहले ही खो चुके हो और तुम्हारी मौजूदा शारीरिक ताकत के साथ बच्चे पैदा करना तो दूर की बात है। अगर तुम इन दौलतों को अपने साथ अपनी कब्र में ले जाना चाहते हो तो ले जाओ। तेजा ने ठंडी आवाज में कहा और दरवाजे की तरफ जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। तेजा की जाती हुई पीठ को देखते हुए विक्रम सिंह ने कसकर अपनी मुठ्ठियां भींच ली, लेकिन जल्द ही उन्हें ढीला छोड़ दिया। जैसा तेजा ने कहा था, उसका वंश खत्म हो चुका था और ये दौलत उसके लिए सिर्फ कुछ नंबरों के बराबर थी। ठीक है, मैं मानता हूं, विक्रम सिंह ने कमजोर आवाज में कहा, जिससे तेजा के होठों पर एक संतोष भरी मुस्कान आ गई और वो वापस विक्रम सिंह के पास आकर बैठ गया। हमारी जांच के अनुसार तुम्हारी सिंह फैमिली ने हाल ही में किसी को नाराज नहीं किया है, सिवाय इसके कि तुम्हारे बच्चे कई बार कानपुर हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर प्रिया शर्मा नाम की किसी के लिए मुसीबत खड़ी कर चुके हैं। तेजा ने गंभीरता से कहा। वो तुम्हारा मतलब है कि ये डॉक्टर प्रिया? विक्रम सिंह के अपनी बात पूरी करने से पहले ही तेजा ने उसे बीच में टोका और मेज पर कई तस्वीरें फेंक दी। नहीं, ये डॉक्टर प्रिया नाम की औरत नहीं है। ये तस्वीरें उस दिन कानपुर हॉस्पिटल के सर्विलांस वीडियो से ली गई हैं। इस नौजवान को देखो। जैसे ही तेजा ने बात खत्म की, विक्रम सिंह ने तस्वीर को देखा जिसमें साफ तौर पर अर्नब अग्निहोत्री दिख रहा था। ये व्यक्ति दोपहर के 4:10 पर कानपुर हॉस्पिटल में और फिर 4:20 पर गंगा ब्रिज पर दिखाई दिया। सिर्फ इन 10 मिनटों में वो इन दो अलग-अलग जगहों पर पहुंच गया। तेजा ने थोड़ा रुककर फिर कहा, और गंगा ब्रिज से जहां तुम्हारे बच्चे मारे गए थे वो बस एक गली दूर है। और हमारे लोगों के अनुसार, जिन्होंने हॉस्पिटल की ऑन ड्यूटी नर्स से पूछा, यह नौजवान डॉक्टर प्रिया का रिश्तेदार है। हालांकि बेचून गैंग कानपुर शहर की टॉप 3 गैंग्स में से एक है, लेकिन उसकी काबिलियत वाकई फर्स्ट क्लास है। सिर्फ कुछ ही दिनों में उन्होंने अर्नब का पता लगा लिया था। कोई गलती नहीं, ये यकीनन वही है। अर्नब की तस्वीर को देखते हुए विक्रम सिंह की आंखें गुस्से से लाल हो गई। मारने का एक खतरनाक इरादा उससे फूट रहा था। अपने अशांत जज्बातों को शांत करते हुए विक्रम सिंह ने तेजा की तरफ देखा। धीमी आवाज में बोला, ऐसा लगता है कि तुम्हें पहले से ही पता था कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा। ओल्ड ड्रैगन हेड, मजाक करते हैं। आखिरकार कानपुर शहर में एक एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट का दिखना स्वाभाविक रूप से हमें सतर्क करता है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसमें तुम भी शामिल होगे। तेजा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अब तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? विक्रम सिंह ने पूछा। ये व्यक्ति दिलचस्प है, मैं उससे मिलना चाहता हूं। बस मेरी खबर का इंतजार करो, तेजा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर सिंह फैमिली की हवेली से बाहर चला गया। तेजा की जाती हुई पीठ को देखते हुए विक्रम सिंह कुछ हद तक खतरनाक लग रहा था। उसे विश्वास था कि तेजा नाकाम नहीं होगा, खासकर इसलिए क्योंकि कानपुर शहर में ज्यादा एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट नहीं है और तेजा निश्चित रूप से टॉप 10 में से एक था। उसी समय कानपुर शहर के सस्पेंडेड मिरर डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर दिव्या चौहान की नाजुक भौहें हल्की सी सिकुड़ी हुई थी। उसके सामने मेज पर कुछ तस्वीरें रखी थी, जिनमें खास तौर पर अर्नब अग्निहोत्री की तस्वीर थी। मैं इस आदमी का बैकग्राउंड क्यों नहीं ढूंढ पा रही हूं? दिव्या चौहान लगातार डेस्क पर उंगलियां थपथपा रही थी। साफ है, अगर बेचून गैंग अर्नब का पता लगा सकती थी तो वो कानपुर के सस्पेंडेड मिरर डिपार्टमेंट की एक अरेस्ट ऑफिसर के तौर पर कम नहीं आंकी जा सकती थी। हालांकि दिव्या चौहान की देश भर के पॉपुलेशन आर्काइव्स में लगातार की गई खोज अर्नब से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। ऐसा था जैसे यह व्यक्ति दुनिया में मौजूद ही नहीं था। खट खट खट, ऑफिस का दरवाजा खटखटाया गया और जैसे ही दरवाजा खुला, अरेस्ट ऑफिसर अजय खन्ना अंदर आए। उनके पीछे एक हट्टा-कट्टा नौजवान और 8 या 9 साल की एक छोटी लड़की थी। इंस्पेक्टर दिव्या, तुमने इन दिनों बहुत मेहनत की है। अब जब ये केस वूम ऑफिस को ट्रांसफर किया जा रहा है तो तुम्हें अब और दखल देने की जरूरत नहीं है, अजय खन्ना ने कहा। वूम ऑफिस? दिव्या चौहान चौंक गई और फिर उसने उस नौजवान और छोटी लड़की को अपनी आंखों में आश्चर्य की एक झलक के साथ देखा। दूसरे शायद न जानते हो कि वूम ऑफिस क्या था, लेकिन अग्निहोत्री फैमिली की बेटी होने के नाते वो जानती थी कि वूम ऑफिस बेहद खुफिया था और उन मामलों को संभालने में माहिर था जिन्हें आम लोग समझ नहीं सकते थे। हालांकि दिव्या चौहान कई सालों से एक पुलिस ऑफिसर थी। यह पहली बार था जब उसका सामना वूम ऑफिस के किसी से हुआ था जिसने उसे नए आए लोगों को ध्यान से देखने पर मजबूर कर दिया। हेलो इंस्पेक्टर दिव्या, मेरा नाम शमशेर सिंह है और यह मेरी पार्टनर छुटकी है। आज से हम इस केस को संभालेंगे। प्लीज हमें केस की डिटेल्स बताइए। शमशेर सिंह, जो एक शॉर्ट शर्ट पहने था और जिसकी सांवली त्वचा उसे एक शक्तिशाली ऑरा दे रही थी, ने एक खुरदरी आवाज में कहा। उसके बगल में छोटी लड़की उत्सुकता से अपनी आंखें झपका रही थी, जबकि वो दिव्या चौहान को देख रही थी, जिससे एक प्यारा सा इंप्रेशन बन रहा था। बेशक दिव्या चौहान ने इस छोटी लड़की को साधारण नहीं समझा, क्योंकि वूम ऑफिस से कोई भी मामूली नहीं था। चूंकि वूम ऑफिस ने अपने प्रतिनिधि भेज दिए थे, दिव्या चौहान ने सीधे केस उन्हें सौंप दिया। बाकी का काम उनकी टीम को संभालने के लिए छोड़ दिया। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण अर्नब पर पड़ी, उसने धीरे-धीरे अपनी आंखें खोली। एक रात की कल्टीवेशन के बाद उसका कल्टीवेशन लेवल सिर्फ थोड़ा मजबूत हुआ था, कोई प्रगति नहीं हुई थी, जिससे उसने निराशा में आह भरी।
उठकर अपने कमरे से बाहर निकलने पर उसने अपनी मां को किचन में खाना बनाते हुए सुना और अंजलि को डाइनिंग टेबल पर अपने सेल फोन के साथ खेलते हुए देखा। जब उसने अर्नव को देखा तो उसका चेहरा तुरंत ठंडा हो गया और उसने अपना शरीर दूर कर लिया। साफ तौर पर उससे बातचीत करने का कोई इरादा नहीं था। अर्नव ने चुपचाप आह भरी, यह जानते हुए कि वो अपने भाई बहन के रिश्ते को धीरे धीरे ही सुधार सकता है। अंजलि के पास पहुंचकर अर्नव ने धीरे से कहा, छोटी बहन क्या तुम स्कूल जा रही हो? दुर्भाग्य से अर्नव के सवाल के जवाब में अंजलि ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और इसके बजाय सीधे किचन में अपनी मां से कहा, मां मैं स्कूल में नाश्ता कर लूंगी और शायद आज रात वापस ना आऊं। अंजलि ने अपना बैग उठाया और सीधे दरवाजे से बाहर चली गई, अर्नव को दूसरी नजर देखे बिना। इस पर अर्नव ने भौहें सिकोड़ ली, अंजलि की जाती हुई पीठ को अपनी आंखों में एक गहरी नजर से देखते हुए। उसे अंजलि के रवैये ने परेशान नहीं किया, बल्कि उसके इस कैजुअल कमेंट ने कि वो शायद आज रात घर नहीं आएगी। वो सिर्फ 16 साल की थी, वो रात में कहा जा सकती थी मां बूढ़ी हो रही है, मैं हमेशा उनके बारे में चिंता करती हूं। लेकिन इससे पहले कि वो जान पाता, अर्नव की मां किचन से नाश्ता लेकर बाहर आई, उनके चेहरे पर साफ तौर पर चिंता छाई हुई थी। यह जाहिर था कि वो इस वक्त अपनी बेटी को कंट्रोल करने में खुद को बेबस महसूस कर रही थी। अपनी मां के चिंतित शब्द सुनकर अर्नव कुछ पल के लिए खामोश रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मां चिंता मत करो, अब जब मैं वापस आ गया हूं तो मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। मां और बेटे ने एक सादा नाश्ता किया, जिसके दौरान अर्नव ने उस स्कूल के बारे में भी पूछा जहां अंजलि पढ़ रही थी और हाल के सालों में उसमें आए बदलावों के बारे में और भी जाना। जैसे ही नाश्ता खत्म हुआ और उसकी मां को काम पर जाना था, उन्होंने अर्नव को फिलहाल घर पर रहने के लिए कहा और उसके बाहर काम पर जाने के बारे में कुछ भी नहीं कहा। साफ था उसकी मां अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी और सालों दूर रहने के बाद घर लौटने के तुरंत बाद उसे परिवार का बोझ उठाते हुए नहीं देख सकती थी। जैसे ही उसकी मां और बहन चली गई, अर्नव की बसंत जैसी औरत धीरे धीरे बदलने लगी और उसका व्यवहार और भी ठंडा हो गया। एक दिन पहले घर लौटने के बाद से अर्नव अपनी औरत को दबाए हुए था। 4 साल दूर रहने में अनगिनत जिंदगियां उसके हाथों मारी गई थी। वो तथाकथित कोमल दिल बहुत पहले ही त्याग दिया गया था, सिर्फ तभी गायब हो जाता था जब वो अपनी मां के साथ होता था। अब बाहर टहलने जाने का समय है, अर्नव ने बुदबुदाया बाहर निकलते हुए, जैसे उसके चारों ओर स्पेस की लहरें खिल उठी और वो तुरंत घर से गायब हो गया। जयपुर शहर माता रानी मंदिर। भीड़ के शोरगुल और हंगामे के बीच सड़क के दोनों तरफ रेहड़ी पटरी वाले बड़े जोश से अपना सामान बेच रहे थे। माता रानी मंदिर के सामने कई ज्योतिषियों ने अपनी अपनी दुकानें लगा रखी थी, जिससे वहां का माहौल और भी ज्यादा जीवंत हो गया था। काले रंग के एक पुराने से कुर्ते में जिसके बाल सफेद हो चुके थे, अर्नव अग्निहोत्री एक साधारण सी चौकोर मेज पर गंभीरता से बैठा था। मेज पर रखे एक सफेद कागज पर लिखे ज्योतिष शब्दों के अलावा और कोई चीज नहीं थी। अगर यह कागज न होता तो कोई भी अर्नव को ज्योतिषी नहीं मानता। और सच तो यह था कि इस वक्त अर्नव का पेशा एक ज्योतिषी का ही था। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मौत, साथ ही प्राकृतिक और इंसानों द्वारा बनाई गई आपदाएं, ये सब आम लोगों के जीवन का हिस्सा थे। हालांकि अर्नव अतीत या भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता था, लेकिन एक कल्टिवेटर होने के नाते उसे अच्छी ऑब्जर्वेशन स्किल का कुछ ज्ञान था। अपने परिवार की माली हालत सुधारने के लिए पैसे कमाना ही वो वजह थी जिसके कारण अर्नव एक ज्योतिषी बनने पर मजबूर हो गया था। लेकिन सुबह से दोपहर हो गई, अर्नव को एक भी ग्राहक नहीं मिला था और उसे कोई जल्दी भी नहीं थी। अर्नव के लिए धैर्य एक ऐसी चीज थी जिसकी उसमें कोई कमी नहीं थी। फिर भी माता रानी मंदिर में अर्नव की अचानक मौजूदगी ने कई ज्योतिषियों को जो इसी तरह अपना गुजारा करते थे, उसे ठंडी नजरों से देखने पर मजबूर कर दिया। वे मन ही मन उसके पहनावे को देखकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। अजनबियों की नजरों से बेपरवाह अर्नव ने अपना सिर नीचे झुका लिया और शांति से उस व्यक्ति के आने का इंतजार करने लगा जिसका उसे इंतजार था। अचानक एक हलचल हुई जिसने अर्नव का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। एक लंबी महिला माता रानी मंदिर से बाहर निकली। उसके चेहरे के नैन नक्श बेहद खूबसूरत थे, उसका मेकअप बहुत सलीके से किया गया था और उसके कपड़े काफी कीमती लग रहे थे। वह अपनी 20 की उम्र में लग रही थी और उसके पीछे काले कपड़ों में कुछ आदमी चल रहे थे जो बॉडीगार्ड लग रहे थे। फिर भी उस महिला की भौहें चिंता में चढ़ी हुई थी, जैसे वह किसी परेशानी से घिरी हो। उसने सड़क के दोनों ओर बैठे ज्योतिषियों के अभिवादन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके साथ चल रहे बॉडीगार्ड्स ने ज्योतिषियों को एक तीखी नजर से घूरा, जिससे उनकी ऊंची आवाजें शांत हो गईं। वो आ गई। अर्नव ने धीरे से सिर हिलाया, उसकी आंखों में एक संतुष्टि का भाव था। उस समय नैना ओबरॉय चिंता और उलझन की स्थिति में थी, क्योंकि उसके दादाजी बीमार पड़ गए थे और पिछले आधे महीने से कोमा में थे। डॉक्टरों के अनुसार उसके दादाजी के शरीर के अंग धीरे धीरे कमजोर हो रहे थे और डर था कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। नैना ओबरॉय इस ख्याल को आगे नहीं सोचना चाहती थी। अगर उसके दादाजी गुजर गए तो पूरा ओबरॉय परिवार निश्चित रूप से उथल-पुथल में पड़ जाएगा। हालांकि उसने देश के अंदर और बाहर से मशहूर डॉक्टरों को बुलाया था, लेकिन वे उसके दादाजी की असली बीमारी का पता नहीं लगा सके। निराशा में वह केवल भगवान से उम्मीद लगा सकती थी। यही वजह थी कि वह माता रानी मंदिर में थी। तुम्हारे चारों ओर यिंची की एक आत्मा लिपटी हुई है, 3 दिनों के भीतर तुम्हारे परिवार का एक सदस्य निश्चित रूप से मर जाएगा। अचानक एक चौंकाने वाली आवाज नैना ओबरॉय के कानों तक पहुंची, जिससे उसका चेहरा सख्त हो गया और फिर जैसे ही वह तेजी से आवाज के स्रोत की ओर मुड़ी, उसके भाव नाटकीय रूप से बदल गए। क्या क्या कहा तुमने अभी यिंची की आत्मा के बारे में? नैना ओबरॉय तेजी से आगे बढ़ी और अर्नव से ठंडी आवाज में बोली। अर्नव एक नजर में देख सकता था कि नैना ओबरॉय के चारों ओर यिंची का एक हल्का सा निशान था। जाहिर है उसके परिवार में कोई भूतिया पिला थी और चूंकि वह खुद सुरक्षित थी तो यह स्पष्ट था कि परिवार के किसी सदस्य पर किसी आत्मा का कब्जा जरूर था। तुम्हारे परिवार के सदस्य पर एक आत्मा ने कब्जा कर लिया है, उसकी जीवन शक्ति लगातार उसके द्वारा मिली जा रही है। अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो मेरे पास यहाँ एक स्पिरिट टैलिस्मन है, बस इसे उसके माथे पर रख दो और यह उसकी जान बचा लेगा। अर्नव ने लापरवाही से कहा, अचानक मेज पर एक जेड टैलिस्मन दिखाते हुए। मेज पर रखे जेड टैलिस्मन को घूरते हुए नैना ओबरॉय के चेहरे पर हिचकिचाहट थी, उसकी आंखों में शक दिखाई दे रहा था जब उसने अर्नव को देखा। इस जेड टैलिस्मन के लिए तुम कितने पैसे चाहते हो? नैना ओबरॉय का चेहरा उतर गया जब उसने पूछा। 1 करोड़, अर्नव ने सीधे अपनी कीमत बताते हुए कहा। क्या? जैसे ही अर्नव ने कीमत बताई, आसपास की भीड़ में हैरानी की लहर दौड़ गई। क्या इस लड़के का दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस लड़की को बेवकूफ बनाना आसान है? हाँ, ये लड़का सच में मुसीबत मोल ले रहा है। बस इस जवान लड़की को एक नजर देखो और तुम बता सकते हो कि वह या तो अमीर है या ऊंचे घराने से। उसे जल्द ही पता चल जाएगा कि उसके साथ क्या होने वाला है। सड़कों पर बैठे फेरीवालों और ज्योतिषियों ने पहले ही इस सीन को देख लिया था और तिरस्कार भरी हंसी हंसने लगे। इस पल नैना ओबरॉय का चेहरा बेहद अप्रिय लग रहा था। जाहिर तौर पर उसने भी अर्नव को एक धोखेबाज मान लिया था और उसके साथ खड़े बॉडीगार्ड की अर्नव की ओर नजर और भी ज्यादा बेरहम थी। चलो चलते हैं। नैना ओबरॉय, जिसका चेहरा ठंडा पड़ चुका था, ने अपने बॉडीगार्ड को इशारा किया और जाने के लिए मुड़ी। अर्नव ने चुपचाप नैना ओबरॉय को जाते हुए देखा और उसे रोकने का कोई इरादा नहीं दिखाया, क्योंकि उसे विश्वास था कि वह वापस जरूर आएगी। यकीनन नैना ओबरॉय ने केवल 1 दर्जन कदम ही चले होंगे कि वह मुड़ी और वापस आ गई। उसकी आंखों में भावनाओं का एक जटिल मिश्रण था। इस कार्ड में 1 करोड़ रुपए हैं और आखिरी चांद पिन है। नैना ओबरॉय ने सीधे एक सुनहरा कार्ड निकाला और उसे मेज पर फेंक दिया। एक ऐसा दृश्य जिसने आसपास की भीड़ को हैरान कर दिया, जैसे वे कोई सपना देख रहे हो। हालांकि नैना ओबरॉय अर्नव को एक धोखेबाज मान रही थी, लेकिन इस तथ्य ने कि वह ये बता सका कि उसके परिवार में कोई मुसीबत में है, उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जगा दी थी। वह अपनी बुद्धि के अंत पर थी और वह उम्मीद की छोटी सी किरण को भी जाने नहीं दे सकती थी। और उसके लिए 1 करोड़ रुपए तो बस बाल्टी में एक बूंद की तरह थे। जैसे ही नैना ओबरॉय ज़ेड तावीज उठाकर जाने वाली थी, अर्नव की आवाज सही समय पर गूंजी। अभी तो यह 1 करोड़ था, अब ये 2 करोड़ है। बूम उनके आसपास की भीड़ अपने सपनों से जागी और अचानक गालियों की बौछार शुरू हो गई। लानत है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? लालची बस पेट ही नहीं भरता इसका। इसने पहले ही इस लड़की से 1 करोड़ ठग लिए हैं और अभी भी संतुष्ट नहीं है। अगर मैं होता तो मैं उसे वहीं एक थप्पड़ मारता ताकि वह अपना सबक सीख जाए। इस समय नैना ओबरॉय ने अपने दांत बींच लिए। अर्नव को आंखों से देख रही थी, जो चाहती थी कि वह उसे कच्चा चबा जाए और उसकी मुट्ठियां कसकर बंधी हुई थी। जाहिर है उसका गुस्सा चरम पर पहुंच रहा था। मिस, यह आदमी सिर्फ एक सड़क छाप धोखेबाज है। मुझे इसे एक कड़ा सबक सिखाने दीजिए। उसके बगल में खड़ा बॉडीगार्ड ने गुस्से से भर गया था। उसके हाथ अर्नव को पीटने के लिए खुजला रहे थे। ठीक है, ले लो। नैना ओबरॉय बॉडीगार्ड के एक्शन का इंतजार किए बिना एक और सुनहरा कार्ड निकाला और उसे अर्नव की ओर फेंक दिया। फिर उसने मेज से ज़ेड तावीज उठाया और जाने के लिए मुड़ी, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद उसने अचानक अर्नव की ओर एक ठंडी मुस्कान के साथ देखा। अगर यह ज़ेड तावीज नकली निकला तो मैं तुम्हें ढूंढने के लिए पूरा जयपुर शहर छान मारूंगी। 2 करोड़ हाथ में। अर्नव ने नैना ओबरॉय की धमकी को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। वह बस उठा और चला गया, जिससे नैना ओबरॉय को सच में लगा कि वह एक धोखेबाज है। कोई भी सिर्फ पैसे लेकर चला नहीं जाता। ये साफ है कि उसके मन में चोर है।
मिस, क्या मैं आपके लिए उसका पीछा करूं? बॉडीगार्ड ने फुसफुसाया। अर्नव की दूर जाती हुई सिलुएट को देखते हुए नैना ओबरॉय को शर्म और गुस्से का मिलाजुला एहसास हुआ, लेकिन फिर उसने अपना सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं, चलो घर चलते हैं। जयपुर शहर का केंद्र। अर्नव हलचल भरी सड़कों पर चल रहा था, रॉयल हेरिटेज मॉल की ओर बढ़ रहा था। नैना ओबरॉय के 2 करोड़ भारतीय रुपयों के बदले में एक जैद तावीज देना। सच तो यह है कि अर्नव ने ज्यादा नहीं मांगा था। आप देखिए, उस जैद तावीज में उसकी अपनी ब्लड इवल एनर्जी की एक लकीर थी। एक इन स्पिरिट को पकड़ने की तो बात ही छोड़िए, ये गोस्ट जनरल लेवल की इन स्पिरिट्स को भी धूल में मिला सकता था। सिर्फ 2 करोड़ की तुलना में अर्नव घाटे में था। एक बार जब नैना ओबरॉय को इस जैद तावीज के असली काम का एहसास होगा तो वह निसंदेह खुद को भाग्यशाली महसूस करेगी कि वह अर्नव से मिली। रॉयल हेरिटेज मॉल। अर्नव ने सबसे पहले एक मेंस क्लॉथिंग स्टोर में एंट्री की, अपने पुराने काले कुर्ते को बदला और फिर कुछ सूट चुने। एक खूबसूरत सेल्सवुमन की गर्मजोशी भरी नजरों के बीच अर्नव ने अपना कार्ड स्वाइप किया और चला गया, उस छोटे से नोट को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए जो उसने चुपके से उसे थमाया था। शॉपिंग, ढेर सारी शॉपिंग। महिलाओं के कपड़ों से लेकर तरह-तरह की चीजों तक अर्नव ने जमकर खरीदारी की। जब तक वह रॉयल हेरिटेज मॉल से बाहर निकला तब तक वह पूरे 3 लाख रुपए खर्च कर चुका था। अर्नव आह भरे बिना नहीं रह सका। उसने बस कुछ कपड़े ही तो खरीदे थे और फिर भी 3 लाख खर्च हो गए। 4 साल पहले की बात सोचकर वह ऐसे खर्च करने का सपना भी नहीं देख सकता था। हाथ में सामान का बोझ लिए अर्नव सीधे घर की ओर चल पड़ा। रही बात अपनी मां और बहन को बेहतर माहौल देने के लिए घर खरीदने की, तो उसने उस विचार को फिलहाल टालने का फैसला किया। किसी और कारण से नहीं, बल्कि घर की कीमतों के बारे में पूछताछ करने के बाद उसे अभी के लिए यह विचार छोड़ना पड़ा। जयपुर जैसे पहले दर्जे के शहर में शहर के बीचों बीच एक अपार्टमेंट की कीमत कम से कम कुछ करोड़ रुपयों से शुरू होती, जो कि अर्नव की पहुंच से साफ तौर पर बाहर थी। इसके अलावा चूंकि अर्नव अपने परिवार के रहने की स्थिति में सुधार करने की योजना बना रहा था, एक साधारण घर निश्चित रूप से वह नहीं था जिसके बारे में वह सोच रहा था। उसका लक्ष्य कम से कम विला लेवल का था और अनुमानित लागत 10 करोड़ से शुरू होती। जयपुर सिटी हॉस्पिटल। जैसे ही नैना ओबरॉय स्पेशल केयर वार्ड के सामने पहुंची, उसने देखा कि बाहर का क्षेत्र पहले से ही ओबरॉय परिवार के सदस्यों से भरा हुआ था। नैना, हालांकि हमारा ओबरॉय परिवार अमीर है, लेकिन इस बार तुमने हद कर दी है। ये सोचना कि तुम्हें एक सड़क छाप ज्योतिषी ने 2 करोड़ रुपए में एक बेकार सा जेड टैलिस्मैन खरीदने के लिए ठग लिया। अगर यह बात बाहर निकली तो क्या हम हंसी का पात्र नहीं बन जाएंगे? राजेश ओबरॉय ने नैना ओबरॉय को डांटते हुए ठंडे स्वर में टिप्पणी की। नैना, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी चाची तुम्हें लेक्चर देने की कोशिश कर रही है, लेकिन दादाजी की हालत गंभीर है और कई परिवार हम पर नजर रखे हुए हैं। बेहतर होगा कि तुम भविष्य में इस तरह के कामों से दूर रहो। एक अधेड़ उम्र की महिला ने एक चिपे हुए ताने के साथ कहा। हम विक्रम ओबरॉय ने एक ठंडी आह भरी। राजेश भाभी, क्या आप लोगों ने काफी कह लिया? दादाजी अभी तक मरे नहीं है। ओबरॉय परिवार के मामलों में नैना को अनुशासित करने की तुम्हारी जगह नहीं है। बड़े भाई, नैना तुम्हारी बेटी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम बिना किसी सिद्धांत के उसकी रक्षा कर सकते हो। इसके अलावा दादाजी के बेहोश होने से पहले उन्होंने यह नहीं कहा था कि वह परिवार की बागडोर तुम्हें सौंपेंगे। राजेश ओबरॉय ने लगातार हंसते हुए व्यंग्य किया, जो बेशर्मी से आत्मविश्वास से भरा लग रहा था। बड़े भाई, छोटे भाई, अब जब दादाजी की हालत इतनी गंभीर है तो तुम लोग यहाँ इन छोटी-छोटी बातों पर क्यों बहस कर रहे हो? सुनीता ओबरॉय ने अपने दोनों भाइयों को सख्ती से डांटा। नैना, जो खरीदा गया है सो खरीदा गया है, बस अगली बार थोड़ा और सावधान रहना। सुनीता ओबरॉय ने नैना ओबरॉय को सांत्वना दी। उस पल नैना ओबरॉय की भौहें चढ़ी हुई थी। वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि उसके बॉडीगार्ड ने परिवार को सूचित कर दिया था, जिसके कारण यह विवाद हुआ। हालांकि ये महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं थे। जब से दादाजी कोमा में गए थे, उसके दूसरे चाचा ने अपना रवैया बदल लिया था। स्पष्ट रूप से अपने पिता के साथ परिवार के मुखिया के पद के लिए मुकाबला करने का इरादा था। इस तरह की स्थिति आज कोई नई नहीं थी। क्रीक स्पेशल केयर वार्ड का दरवाजा खुला और कई डॉक्टर और नर्स बाहर निकले, जिससे तुरंत सभी का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो गया। डायरेक्टर बाय, मेरे पिता आप कैसे हैं? विक्रम ओबरॉय तेजी से आगे बढ़े। उनके पीछे ओबरॉय परिवार के कई सदस्य थे। अगर अर्नव इस समय यहाँ होता तो वह प्रमुख डॉक्टर को जयपुर हॉस्पिटल के डीन डायरेक्टर बाय के रूप में पहचान लेता। डायरेक्टर बाय ने एक आह भरी और पछतावे के साथ कहा, हमने वह सब कुछ किया जो हम कर सकते थे। कृपया हमारी संवेदना स्वीकार करें और आप लोग अंदर जाकर बुजुर्ग ओबरॉय जी से आखिरी बार मिल सकते हैं। अचानक आई बुरी खबर ने नैना ओबरॉय का रंग पीला कर दिया और वह लड़खड़ाते हुए स्पेशल केयर वार्ड में चली गई। ओबरॉय परिवार के तीनों भाई बहन शुरू में स्तब्ध थे, लेकिन वे भी जल्दी से वार्ड में दाखिल हो गए। स्पेशल केयर वार्ड के अंदर ओबरॉय परिवार के मुखिया का चेहरा मुरझाया हुआ था। उनका शरीर दुबला पतला हो गया था। उनके सामने लगा मेडिकल उपकरण लगातार बीप कर रहा था। उनके दिल की धड़कन हर 5 सेकंड में एक बार धड़क रही थी, जो स्पष्ट रूप से संकेत दे रहा था कि परिवार के मुखिया के सच में दुनिया से चले जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। पापा। जैसे ही ओबरॉय परिवार के सदस्य अंदर आए, कुछ दुख भरी चीखें सुनाई दी, जबकि नैना ओबरॉय अपने होठों को कसकर काट रही थी। खाली आंखों से उस दादाजी को घूर रही थी जो बचपन से ही उस पर जान छिड़कते थे। उसकी आंखों में धुंध छा रही थी। दादाजी, दादाजी, क्या आप सच में नैना को छोड़कर जा रहे हैं? नैना ओबरॉय का गला भराया। वह लगातार दादाजी के हाथों को हिला रही थी, लेकिन चाहे उसने उन्हें कितनी भी आवाजें दी, दादाजी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। नैना ओबरॉय के पिता और सुनीता ओबरॉय के भाव दुखद थे और राजेश ओबरॉय के चेहरे पर एक जटिल भाव था, जिसे उसने अच्छी तरह से छिपा लिया था। ठीक उसी समय जब ओबरॉय परिवार के सदस्य अपने दुख में डूबे हुए थे, नैना ओबरॉय के कार्यों ने अचानक उनमें से कई के भाव बदल दिए। नैना, तुम क्या कर रही हो? उसके पिता विक्रम ओबरॉय ने आश्चर्य से पूछा। नैना, अब तुम्हारी बकवास का समय नहीं है, उसके दूसरे चाचा राजेश ओबरॉय ने ठंडे स्वर में डांटा। नैना, जल्दी करो और उस चीज को अपने दादाजी के माथे से हटाओ। सुनीता ओबरॉय का भाव भी अप्रिय हो गया। हताश परिस्थितियों ने हताश उपायों को जन्म दिया और नैना ओबरॉय को अब इस बात की परवाह नहीं थी कि अर्नव धोखेबाज था या नहीं। उसने सीधे अर्नव द्वारा बेचा गया जेड टैलिस्मैन निकाला और फिर उसे तेजी से दादाजी के माथे पर रख दिया। हालांकि नैना ओबरॉय जानती थी कि यह उसके दादाजी की जान नहीं बचा सकता, लेकिन वह उम्मीद की सबसे छोटी किरण को भी नहीं छोड़ना चाहती थी। शायद यह उसके दिल में कुछ सुकून पाने का एक तरीका भी था। जैसे ही उसके पिता विक्रम ओबरॉय अपनी बेटी की मूर्खता को रोकने वाले थे, आगे जो हुआ उसने ओबरॉय परिवार को अंदर तक हिलाकर रख दिया, जिससे वे सब अपनी जगह पर स्तब्ध रह गए। आज जैसे रात के उल्लू का दर्दनाक रोना, किसी भूतिया इकाई की चीख जैसा। एक कान फाड़ देने वाली चीख। दादाजी के शरीर के भीतर से निकली जेड टैलिस्मैन एक खूनी चमक में फट गया, जिससे उनका शरीर उसकी रोशनी में ढक गया। हम जेड टैलिस्मैन बिना हवा के हिला। धीरे-धीरे हवा में उठा एक पिचकाली भूतिया परछाई दादाजी के शरीर से निकली, पागलों की तरह खिड़की की ओर भाग रही थी। ट्रैक जेड टैलिस्मैन की खूनी रोशनी तेज हो गई, शून्य को घेर लिया और शून्य से एक जोरदार विस्फोट के साथ खूनी बिजली का एक बोल्ट निकला। भागती हुई भूतिया परछाई को राख में बदल दिया, जबकि हवा में मंडराता हुआ जेड टैलिस्मैन उसी क्षण सफेद पाउडर के ढेर में बदल गया। उसी समय जयपुर शहर के एक अंधेरे कमरे में काले बागे में एक आकृति ने अचानक एक मुंह भर ताजा खून थूक दिया। उसकी आभा तुरंत कमजोर हो गई। नहीं, यह संभव नहीं है। किसने मेरे घोस्ट इन्फेंट को नष्ट कर दिया? वह कौन है? काले बागे में व्यक्ति कांपते हुए बोला। यद्यपि उसे अपनी रचना के साथ बंधन के कारण जो झटका लगा था वह गंभीर था, लेकिन घोस्ट इन्फेंट की मृत्यु ने उसे और भी अधिक चौंका दिया। जयपुर सिटी हॉस्पिटल के एक स्पेशल केयर वार्ड में अजीब घटना पहले ही गायब हो चुकी थी, लेकिन ओबरॉय परिवार के सदस्य अभी भी एक सपने में फंसे हुए लग रहे थे। उन्हें होश में आने में काफी समय लग गया, जब तक कि दादाजी से एक कमजोर कराह नहीं आई, जिसने ओबरॉय परिवार को उनके सदमे से बाहर निकाला। दादाजी, दादाजी, आप होश में आ गए? नैना ओबरॉय को अब उस अजीब दृश्य की कोई परवाह नहीं थी जो अभी हुआ था और वह दौड़कर दादाजी के बिस्तर के पास चली गई। पापा, आप ठीक है? ओबरॉय परिवार के बच्चे भी आगे बढ़े। हर चेहरे पर उत्साह स्पष्ट था। मैं मौत के करीब था, लेकिन अफसोस एक महान व्यक्ति मेरे बचाव में आया और तभी मैं जीवन से चिपका रहा, दादाजी ने कमजोर होकर कहा। हालांकि वह बेहोश थे, उन्होंने अपने आसपास होने वाली हर चीज सुनी थी, वह बस बोल या हिल नहीं सकते थे। इन दिनों अमरीश ओबरॉय लगातार उस घोस्ट बेबी का विरोध कर रहे थे, जब तक कि अभी वह लगभग पूरी तरह से उसके द्वारा निगल लिए गए थे। ठीक जब उन्हें लगा कि मौत निश्चित है, उनके माथे पर एक ठंडा स्पर्श महसूस हुआ और घोस्ट बेबी जैसे कि गंभीर रूप से घायल हो गया हो, घबराहट में उनके शरीर से भाग गया। हालांकि उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हुआ था, लेकिन वह जानते थे कि बाहर से किसी ने उनकी मदद जरूर की है। नैना वह एक्सपर्ट कौन था जिसने दादाजी को बचाया? अमरीश ओबरॉय ने अपनी शारीरिक कमजोरी को नजरअंदाज किया और जल्दी से नैना ओबरॉय से पूछताछ की। उस पल नैना ओबरॉय भी बेहद हैरान थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि अर्नव धोखेबाज नहीं था। वास्तव में जैसा कि उसने कहा था, दादाजी पर सच में एक बुरी आत्मा का साया था और यह उसके जेड टैलिस्मैन की बदौलत ही था कि दादाजी ने उसे नहीं छोड़ा।
नैना ओबरॉय ने तुरंत अर्नब के साथ अपनी मुलाकात का विवरण बताया जब तक कि वह चमत्कारी घटना नहीं घटी जो अभी हुई थी जिससे बीमार कमरे में ओबरॉय परिवार के लोग पूरी तरह से सदमे में रह गए। 2 करोड़ बस दादाजी की जान के बदले में सिर्फ 2 करोड़ है। नैना ओबरॉय की बात सुनने के बाद अमरीश ओबरॉय ने खुद से बुदबुदाया और जल्दी वह होश में आ गए। उनका भाव अत्यंत गंभीर हो गया जब उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चाहे जो भी कीमत हो हमें इस एक्सपर्ट को ढूंढना होगा। दादाजी को व्यक्तिगत रूप से उनका धन्यवाद करना है। ओबरॉय परिवार के मुखिया के रूप में अमरीश ओबरॉय अच्छी तरह समझते थे कि अगर कोई उन्हें एक बार बुरी आत्मा से नुकसान पहुंचाना चाहता है तो वे ऐसा दूसरी बार भी कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से एक्सपर्ट का धन्यवाद करना वास्तविक था, लेकिन असली उद्देश्य इस एक्सपर्ट की तलाश करना और उनसे दृश्यों के पीछे के असली मास्टरमाइंड को ढूंढवाना था। आगे जो हुआ वह सीधा था। अमरीश ओबरॉय ठीक हो गए और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इस अविश्वसनीय घटना ने स्वाभाविक रूप से हॉस्पिटल के डायरेक्टर बाई को बहुत चौंका दिया, लेकिन चाहे उन्होंने उनसे कितना भी सवाल किया ओबरॉय परिवार ने सच्चाई का खुलासा नहीं किया, इसे एक साधारण बहाने से टाल दिया। नैना ओबरॉय फिर से माता रानी मंदिर लौटी, लेकिन उसे अर्नब कहीं नहीं मिला। उसने आसपास के विक्रेताओं से भी पूछा, लेकिन उसे कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिली। दिन बीतते गए और नैना ओबरॉय हर दिन माता रानी मंदिर जाती थी। हालांकि अर्नब ऐसा लग रहा था जैसे वह इंसानी दुनिया से गायब हो गया हो, फिर कभी उसकी नजरों में नहीं आया। उस जगह को घूरते हुए जहां अर्नब अपनी दुकान लगाता था, नैना ओबरॉय ने अपने होंठ कसकर भींच लिए। उसकी आवाज फुसफुसा रही थी, क्या तुम सच में फिर कभी नहीं दिखोगे? डूबता सूरज नीचे झुक गया, सूर्यास्त की आखिरी किरणें दूर बढ़ रही थी। अर्नब घर लौटा, सीधे अपने स्टोरेज स्पेस से खरीदे हुए प्रोडक्ट्स निकाले और उन्हें मेज पर रख दिया और फिर धैर्यपूर्वक मां शांति के काम से लौटने का इंतजार करने लगा। उसकी मां के अनुसार वह वर्तमान में एक होटल में क्लीनर के रूप में काम कर रही थी। भले ही अर्नब ने मां शांति को अपनी नौकरी छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने काम पर जाने पर जोर दिया। अर्नब अपने दिल में जानता था कि चूंकि वह अभी घर लौटा था, उसकी मां की नजरों में वह अभी भी बेरोजगार था। अगर वह अपनी नौकरी छोड़ देती तो परिवार का गुजारा कौन चलाता? लेकिन आज अर्नब ने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो वह मां शांति को उनकी नौकरी छुड़वा देगा, क्योंकि उसके हाथ में जो पैसा था वह उसकी मां और बहन को एक बेहतर जीवन जीने की अनुमति दे सकता था बिना गुजारे की चिंता किए। समय तेजी से बीत गया और जैसे ही रात हुई दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। मां शांति सब्जियों का एक थैला उठाए और अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए घर में दाखिल हुई। अर्नब को देखते ही मां शांति के चेहरे पर थकान गायब हो गई और उसकी जगह एक खुशी की चमक आ गई। हालांकि यमलिंग पिल मां शांति द्वारा पहले ही खा लिया गया था। यमलिंग पिल एक प्रकार का अमृत था जो धीरे-धीरे काम करता था। आखिरकार मां शांति केवल एक इंसान थी और उस प्रकार का अमृत जो किसी को रातों-रात युवा बना सकता था। भले ही अर्नब के पास वो केवल मां शांति को अनावश्यक छिपी हुई बीमारियों का कारण बनता। मां तुम थक गई होगी, मैं तुम्हारे लिए एक गिलास पानी लाता हूं। अर्नब तेजी से अपनी मां के पास गया, उनके हाथ से सामान लिया और फिर एक गिलास पानी डालने के लिए किचन में चला गया। लेकिन जब अर्नब लौटा तो उसने अपनी मां को उन सामानों को खाली आंखों से घूरते हुए देखा जो उसने खरीदे थे, विचारों में खोई हुई। अर्नब की मां कोई अनुभवहीन महिला नहीं थी। एक बार दिल्ली में अग्निहोत्री परिवार की नौकरानी होने के नाते उनकी दृष्टि भी आम लोगों से अलग थी। जब उसने मेज पर सामानों की चमकदार श्रृंखला देखी तो वह उनका मूल्य कैसे नहीं पहचान सकती थी। मेज पर हर चीज एक अंतरराष्ट्रीय लग्जरी ब्रांड की थी। प्रत्येक की कीमत लाखों डॉलर्स में थी। अर्नब की मां ने चुपचाप हिसाब लगाया, मेज पर रखी चीजों की कीमत कई लाख डॉलर्स थी। अर्नब तुम्हें पैसे कहां से मिले? अर्नब की मां की आंखों में चिंता का भाव था और बोलते समय उनकी आवाज भी थोड़ी कांप रही थी। अपनी मां के चिंतित चेहरे को देखते हुए अर्नब ने मेज पर 2 गोल्डन कार्ड रखे और एक पहले से तैयार स्पष्टीकरण दिया। मां, जब मैं वापस आया तो उस अजीब आदमी ने मुझे कुछ प्राचीन वस्तुएं दी। मैंने आज कुछ प्राचीन वस्तुओं के बाजार में बेच दी। इन 2 कार्डों में अभी भी 17 करोड़ रुपए हैं, इन्हें अभी के लिए ले लो और जब बाद में और पैसे होंगे। इससे पहले कि अर्नब खत्म कर पाता, आंसुओं की 2 लकीरें धीरे-धीरे उसकी मां की आंखों से नीचे बह गईं, जिससे उसका दिल दुखने लगा और उसके लिए अपनी गढ़ी हुई कहानी जारी रखना असंभव हो गया। अर्नब, तुम मां से झूठ बोलना कब बंद करोगे? कहते हैं कि एक बेटे को उसकी मां से बेहतर कोई नहीं जानता। हालांकि उसने 4 साल से अर्नब को नहीं देखा था, लेकिन वह अभी भी उसका खून और मांस था। भले ही अर्नब ने घर आने पर अपने किलर इंस्टिंक्ट को छिपा लिया था, लेकिन एक सुपीरियर की अनजाने में निकली आभा उसकी मां की धारणा से कैसे बच सकती थी? अपनी मां की आंसू भरी आंखों को देखते हुए अर्नब अचानक वास्तविकता में जाग गया और उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान दिखाई दी। आखिरकार यह उसकी मां थी, उसके सबसे करीबी व्यक्ति। वह उसके बदलाव को कैसे महसूस नहीं कर सकती थी? मां, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह सारा पैसा ईमानदारी से कमाया गया है। आपके बेटे ने कोई अपराध नहीं किया है, कृपया मुझ पर विश्वास करें। अर्नब अपनी मां के सामने आधा घुटने टेक गया, उसका भाव अत्यंत गंभीर था। पिछले 4 वर्षों में अर्नब ब्लड सी बैटलफील्ड पर अपनी निर्णायकता और क्रूर स्वभाव के लिए प्रसिद्ध हो गया था और विभिन्न प्राणियों द्वारा अनडाइंग वेनरेबल के रूप में भी सम्मानित किया जाता था। उसने अपने व्यवहार को अत्यंत ठंडे दिल का बना लिया था, लेकिन अपनी मां के प्रति अर्नब का असीम सम्मान था। अर्नब एक आज्ञाकारी व्यक्ति था और ब्लड सी बैटलफील्ड पर अपने 4 वर्षों के बाद भी वह बिल्कुल नहीं बदला था। अर्नब मां नहीं जानती कि तुम इन वर्षों में किन मुश्किलों से गुजरे हो, लेकिन वह तुम्हें फिर कभी खोना नहीं चाहती। मैं भविष्य में तुम्हारे मामलों के बारे में नहीं पूछूंगी जब तक तुम अपना अच्छा ख्याल रखोगे, मुझे बस इतना ही चाहिए। उसकी मां ने आंसुओं को मुस्कान में बदलते हुए कहा। अर्नब की मां किसी भी तरह से एक मूर्ख बुरी औरत नहीं थी। अर्नब के लौटने के बाद से उसने कई अजीब बातें नोटिस की थी। उदाहरण के लिए, जब मां और बेटा बेशान कब्रिस्तान में मिले तो खगोलीय घटना क्यों बदल गई? अर्नब हालांकि दुबला पतला था, एक मजबूत आदमी को एक हाथ से कैसे उठा सकता था? इन सभी बातों ने उसे बताया कि उसका बेटा कोई साधारण व्यक्ति नहीं था और पिछले 4 वर्षों से उसके पास अनकहे रहस्य जरूर थे। फिर भी अर्नब की मां उससे सवाल नहीं करना चाहती थी। उसका बेटा अपने दिमाग से बड़ा हो गया था और बहुत ज्यादा हस्तक्षेप अर्नब के लिए एक बोझ बन सकता था। मां, कुछ बातें हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन कृपया निश्चिंत रहे, हमारे दिन बेहतर और बेहतर होते जाएंगे। हमें सालों पहले अग्निहोत्री परिवार से निकाल दिया गया था और हालांकि आपने इसके बारे में कभी बात नहीं की, मैं जानता हूं कि आपके दिल में नाराजगी है। अर्नब एक पल के लिए रुका, उसका भाव थोड़ा गंभीर हो गया और उसने जारी रखा, निश्चिंत रहे, उस समय आपने जो अपमान सहा था मैं उसे आपके लिए वापस हासिल करूंगा। तथाकथित अग्निहोत्री परिवार मेरी नजरों में चींटियों के झुंड के अलावा कुछ नहीं है। एक बेलगाम हत्या का इरादा अर्नब के शरीर से धीरे-धीरे फैलने लगा। उसकी आंखों में एक खूनी ठंडी रोशनी टिमटिमा रही थी। स्पष्ट रूप से अर्नब ने बहुत पहले से ही मारने का इरादा बना लिया था। उसने बस अब तक अपनी मां के सामने इसे प्रकट नहीं किया था। अर्नब की मां अपने बेटे से निकल रही हत्यारी आभा को पूरी तरह से महसूस कर सकती थी, जिससे वह बहुत घबरा गई। वह जल्दी से बोली और उसे मनाने लगी, तुम्हारी मां ने जो सहा है वह कुछ भी नहीं है और जो भी नाराजगी मेरे मन में थी वह बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। जब तक हम एक परिवार के रूप में फिर से मिल सकते हैं, मैं संतुष्ट हूं। अपनी मां के समझाने के शब्द सुनकर अर्नब ने जल्दी से अपने हत्या के इरादे को छिपा लिया, लेकिन वह उसकी बात से सहमत नहीं हुआ। स्पष्ट रूप से उसे लगा कि उसे अतीत की घटनाओं के लिए अपनी मां के लिए न्याय मांगना होगा। थोड़ी देर यूं ही बातें करने के बाद अर्नब की मां किचन में गई और अर्नब के लिए मछली करी बनाई, साथ में कई और स्वादिष्ट व्यंजन भी। जब तक खाना मेज पर परोसा गया, बाहर पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। अर्नब, और इंतजार मत करो, तुम्हारी बहन शायद आज वापस नहीं आएगी, चलो खाते हैं। अर्नब की मां ने एक जबरदस्ती की मुस्कान के साथ कहा, अर्नब के कटोरे में मछली का एक टुकड़ा डालते हुए। हालांकि उसकी आंखों में चिंता साफ तौर पर उसे दिख रही थी। अर्नब ने अपने कटोरे में रखे खाने को नहीं छुआ बल्कि मुस्कुराया और कहा, मां, आप घर पर इंतजार करो, मैं स्कूल जाकर हमारी बहन को वापस ले आता हूं। ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये कहने के बाद अर्नब ने अपनी मां के रोकने का इंतजार नहीं किया और तुरंत उठकर दरवाजे से बाहर निकल गया। जब अर्नब की मां दरवाजे तक उसका पीछा करने गई तो बाहर अर्नब का कोई निशान नहीं था। बादलों के बीच शून्य के भीतर अर्नब इत्मीनान से चल रहा था। इस पल अर्नब का चेहरा बर्फीला ठंडा था, स्पष्ट रूप से अपनी छोटी बहन के रात में घर न आने से नाखुश था। जब वह बुरे मूड में होता तो वह मारना चाहता था। यह एक आदत थी जो ब्लड सी बैटलफील्ड पर पिछले 4 वर्षों में बनी थी। बनी पार्क हाई स्कूल एक तीसरे दर्जे का हाई स्कूल जहां स्कूल यूनिफॉर्म पहने कोई भी छात्र नजर नहीं आ रहा था। यह हाई स्कूल विभिन्न गुंडे छात्रों और बिगड़ी हुई लड़कियों से भरा हुआ था और जयपुर शहर के सबसे खराब हाई स्कूलों में से एक के रूप में जाना जाता था। अब शाम के 8 बज चुके थे। स्कूल सुनसान था, लेकिन स्कूल के गेट पर तरह-तरह की प्राइवेट कारें खड़ी थीं और भड़कीले कपड़े पहने लड़कियां कभी भारी कारों में बैठती और चली जाती। एक फ्लोटिंग लाइट शैडो के साथ शून्य में एक झिलमिलाहट हुई और अर्नब चुपचाप स्कूल के गेट के सामने प्रकट हुआ, बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए। स्कूल के गेट के सामने का दृश्य देखकर अर्नब का भाव थोड़ा और ठंडा हो गया। अजीब-अजीब रंग के बालों वाले कुछ गुंडे सिगरेट पी रहे थे और कई कम कपड़े पहने लड़कियां मजाक कर रही थीं और खेल रही थीं, जबकि अधेड़ उम्र के आदमी प्राइवेट कारों से निकलकर कुछ बिगड़ी हुई लड़कियों से बातें कर रहे थे। एक मूर्ख भी बता सकता था कि वे क्या चर्चा कर रहे थे। मेरी बहन यहां स्कूल जाती है। अर्नब की आवाज बर्फीली ठंडी थी, उसका चेहरा बेहद गंभीर था। अर्नब आगे कुछ गुंडों की ओर चला जब तक कि वह उनके ठीक सामने खड़ा नहीं हो गया, जिससे उनका ध्यान उसकी उपस्थिति की ओर आकर्षित हो गया।
अरे लड़के, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम इतने जवान हो, क्या तुम भी यहाँ कुछ रोमांच की तलाश में हो? एक हरे बालों वाले गैंगस्टर ने हंसते हुए अर्नव से कहा, जिससे दूसरे गुंडे भी ठहाके लगाकर हंसने लगे। क्या तुम अंजलि अग्निहोत्री नाम की लड़की को जानते हो? अर्नव ने गहरी आवाज में पूछा। अंजलि अग्निहोत्री हरे बालों वाले गैंगस्टर ने एक पल के लिए सोचा, फिर अर्नव को ध्यान से देखा और पूछा, तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? मैं उसका